हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, एपीएफसी, ईओ, एओ, ईपीएफओ पेपर्स। तो आपने देखा होगा हर साल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 5 से 10। तो चलिए हम पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ जी, हमारे पास एपीएफसी, ईपीएफओ का बैच शुरू हो गया है। तो जो बच्चा इस बैच में इनरोल्ड होना चाहता है तो जल्दी इनरोल्ड हो जाइए। इस बैच की फीस है 4999। हाँ जी, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड भी है और साथ साथ जो मटेरियल होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में होगा। और पिछले साल जब ये पेपर हुआ था तो हमारे पास से जो रिजल्ट था वो 80% गया था जी। 80% बच्चा हमारे से पढ़ा हुआ गया है। तो आप इस बैच में इनरोल्ड भी हो सकते हैं। और साथ साथ अगर किसी बच्चे ने बैच में इनरोलमेंट नहीं करवानी और सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो उसके पास भी ऑप्शन है। हमारे पास 30 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, एपीएफसी के भी और ईओ, एओ के भी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और जो 20 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे और जो 10 टेस्ट होंगे वो सेक्शनल टेस्ट होंगे जी। तो आप ये सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी बोथ में, और इसकी फीस है जस्ट 699, ठीक है जी। और एक और कोर्स लॉन्च किया है हमने 2500 एमसीक्यूज का। तो 2500 एमसीक्यूज है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, आप ये भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें स्पेशल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, ठीक है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसमें बच्चे को डर लगता है कि कैसे आंसर्स देंगे जी। तो 2500 एमसीक्यूज का ये कोर्स है और जस्ट 999 में। तो आप इन तीनों कोर्सेज में से कुछ भी परचेज कर सकते हैं जिस बच्चे ने परचेज करना है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा अरिथमेटिकल रीजनिंग का। हाँ जी, एपीएफसी 2016 के पेपर में पूछा गया है। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300, जब हम 1 से लेकर 300 तक सारे इंटीजर्स को लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 इज यूज्ड? हाँ जी, 1 कितनी बारी यूज होगा जी? हाँ जी, 1 कितनी बारी यूज होगा? ये मैंने YouTube पे हमारा सेशन भी पढ़ा अरिथमेटिकल रीजनिंग का, उसमें भी करवाया है जी, ठीक है। तो ये पेपर का क्वेश्चन है। तो चलिए, जब मैं 1 से लेके 99 तक लिखूंगी, 1 से लेकर 99 तक लिखूंगी तो मेरा 1 टेंस प्लेस पे आएगा और वंस प्लेस पे आएगा। तो जब मैं 1 एट टेंस प्लेस देखूंगी तो क्या आएगा जी? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इट मीन्स 10 आया 10 टाइम्स, ठीक है जी। ऐसे ही 1 आएगा यूनिट्स प्लेस पे भी। तो जब मैं 1 को यूनिट्स प्लेस पे लिखूंगी तो मेरे पास कब आएगा जी? 1, ठीक है, उसके बाद 21, 11, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 जी। तो ये हमारा हो गया 10 टाइम्स अगेन। तो 10 + 10 20 टाइम्स। तो 1 से लेके 99 तक मेरे पास 1 कितनी बारी आ रहा है? 20 टाइम्स, ठीक है। 1 से लेके 99 तक हर एक डिजिट, ठीक है, एक्सेप्ट 0, हर एक डिजिट आपका क्या आता है? 20 टाइम्स आता है जी। तो 1 से लेके 99 तक हमारे पास 20 डिजिट्स हो गए, 20 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही अब 100 से लेके 199 तक, अब 100 से लेके 199 देखेंगे तो आपके पास 1 एट 100 प्लेस भी आ गया, क्योंकि 100, 101, 102, 103, 104, तो 100 प्लेस पे भी आ गया। तो जब 1 एट 100 प्लेस पे आएगा तो हमारे पास ये कितनी बारी आया? हर एक में आ रहा है, 100 से लेके 199 तक सब में आ रहा है। तो 100 से काउंटिंग शुरू करिए और 199 तक सब में आ रहा है जी। तो आपने क्या करना है? 199 में से 99 लेस कर देना है। तो कितनी टाइम्स आया? 100 टाइम्स। तो 1 एट 100 प्लेस कितनी बारी आ गया? 100। अब इसी में मेरे पास 1 एट 10 प्लेस, तो 1 एट 10 प्लेस चेक करेंगे तो फिर से मेरे पास 10 टाइम्स आएगा। कौन कौन सा आएगा जी? ये देखिए, 110, 111, 112, 113, तो ये वाला 1 आ गया मेरे पास
10 टाइम्स, ठीक है जी। तो ऐसे ही 1 एट यूनिट्स प्लेस भी कितनी बारी आ जाएगा, 10 टाइम्स। तो मेरे पास 100 से 199 तक कितनी बारी आ गया, 120 टाइम्स। 1 कितनी बारी आ गया, 120 टाइम्स। 100 एट 100 प्लेस, ठीक है, फिर 10 टाइम्स और 10 टाइम्स, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट मेरे पास है 200 से लेके 299 तक। अब 200 से लेके 299 तक कितनी बारी 1 आएगा जी। अब देखिए मेरा जो 100 प्लेस पे है वो 2 आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो अगेन 1 या तो टेंस प्लेस पे होगा या यूनिट्स प्लेस पे होगा। तो जब 1 टेंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे हो रहा है तो कितनी बारी आएगा जी, 20 टाइम्स। 10 टाइम्स टेंस प्लेस पे और 10 टाइम्स यूनिट्स प्लेस पे जी। तो ये आ गया 20। अब 300 में 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मेरे पास टोटल कितनी टाइम्स आया 1 जी, 160 टाइम्स। 1 कितनी बारी आया जी, 160 टाइम्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चेस टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट है, ईच ऑफ द 6 प्लेयर्स विल प्ले विद एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। 6 चेस प्लेयर्स हैं और ये हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ प्ले कर रहा है, हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ प्ले कर रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। हाँ जी, कितने मैचेस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट खेले जाएंगे ये बताना है जी। अब देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, ये हमारे पास 2 टाइप से होता है, एक तो होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेथड से और एक होता है रीजनिंग के मेथड से, ठीक है जी। तो पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 6 प्लेयर्स हैं और हर एक ने खेलना है, तो 6C2, ठीक है। अब इसको कैसे खोलते हैं, 6 into 5, 2 टाइम्स खोलना है क्योंकि यहाँ 2 है, फिर ये 2 को पीछे लेके जाना है 2 into 1। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 15। तो कितने मैचेस खेले जाएंगे, 15 मैचेस। क्लियर जी। तो ये था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला मेथड। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है NCR, ठीक है जी, NCR, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा N और ये आ जाएगा R। क्लियर। अब रीजनिंग वाले मेथड से देखिए कितने मैचेस खेले जाएंगे। अब मेरे पास 6 प्लेयर्स है तो मैं उन 6 प्लेयर्स का नाम रख देती हूँ, A B C D E F। तो ये आ गए मेरे 6 प्लेयर्स। तो ये 6 प्लेयर्स के नाम हो गए जी, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेयर ने मैच लगाया, ए ने किसके साथ मैच लगाया, बी के साथ, ए ने सी के साथ, ए ने डी के साथ, ए ने ई के साथ, ए ने एफ के साथ। तो कितने मैचेस हो गए जी, 1 2 3 4 5। तो पहले बंदे ने कितने मैचेस लगाए, 5, क्योंकि सबके साथ उसने एक ही बार मैच लगाना है। अब जो बी है वो इन सबके साथ मैच लगाएगा, BC, ठीक है, BD, फिर BE, फिर BF। तो इट मींस कितने मैचेस हो गए जी, 4। अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट होता है कि क्या मैम BA के साथ मैच नहीं लगाएगा। हाँ जी, BA के साथ ऑलरेडी मैच लगा चुका है तो दोबारा नहीं लगाएगा जी, ठीक है। तो ये आ गया 4 मैचेस। ऐसे ही C लगाएगा आगे, CD CE CF यानी कि 3 टाइम्स, फिर अगला D लगाएगा 2 टाइम्स, E लगाएगा 1 टाइम। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, इतने मैचेस होंगे। हाँ जी, अब इसको टोटल कीजिए, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो अगेन आंसर कितना आ गया जी, 15। क्लियर जी। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया पेपर में, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा APFC 2016 फिर से, और अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ जी, APFC 2016 के पेपर में 3 क्वेश्चन रीजनिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग के थे। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। एट अ डिनर पार्टी है, एवरी 2 गेस्ट यूज्ड अ बाउल ऑफ राइस, ठीक है, 2 गेस्ट बाउल ऑफ राइस को शेयर कर रहे हैं। एवरी 3 गेस्ट यूज्ड अ बाउल ऑफ दाल, 3 गेस्ट दाल के बाउल को यूज कर रहे हैं। एंड एवरी 4 गेस्ट यूज्ड अ बाउल ऑफ कर्ड, और एवरी 4 गेस्ट क्या यूज कर रहे हैं, बाउल ऑफ कर्ड यूज कर रहे हैं। देयर आर ऑल टुगेदर 65 बाउल्स, ठीक है, हमारे पास ऑल टुगेदर कितने बाउल्स हो गए, 65। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट एट द पार्टी, कितने गेस्ट प्रेजेंट थे। तो लेट गेस्ट प्रेजेंट बी X, ठीक है जी। तो गेस्ट को मैंने क्या मान लिया, X। तो जो गेस्ट प्रेजेंट थे उनको मैंने मान लिया X। अब देखिए मेरे पास जो दाल का बाउल है वो कितने जनों में शेयर हो रहा है, 2 बंदों में।
तो x/2, ठीक है, ये आ गया अपने पास गेस्ट। और कितने बंदे यानी कि कितनी दाल यूज हो रही है, 2 बंदे एक दाल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने क्या, एवरी 3 गेस्ट यूज्ड अ बाउल ऑफ दाल, सॉरी दिस इज द राइस, ठीक है। तो एवरी 3 गेस्ट यूज्ड अ बाउल ऑफ दाल, तो 3 गेस्ट दाल के बाउल को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जो राइस कर्ड का बाउल है वो कितने जने शेयर कर रहे हैं, 4 जने। तो 4 जनों में क्या हो रहा है, कर्ड का बाउल शेयर हो रहा है। और टोटल डिशेस कितनी है, टोटल बाउल्स कितने हैं, 65। अब मुझे x निकालना है, ठीक है जी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम आ गया 12, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया तो ये आ गया 6x, ये आ जाएगा 4, 3 4 ज़ा 4x, ये आ जाएगा 3x। तो कितना आ गया, 10 + 13, 13x अपॉन 12, और ये आ गया 65। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x = 65 × 12 अपॉन 13, तो इसको किया सॉल्व, तो x आ जाएगा 60। हाँ जी, कितने गेस्ट हैं, 60 गेस्ट हैं जी। क्लियर जी। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन APFC 2016 में पूछे हुए हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग के। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। हमारे क्वेश्चन में बोला है इस सीरीज को कंसीडर कीजिए और बताइए इस ब्लैंक जगह पे क्या आएगा। तो मुझे इस ब्लैंक जगह पे क्या आना है वो बताना है जी। 1120, 1140, 1220, डैश 1440, 1620। तो ये है, तो मुझे डैश पे क्या आना है वो बताना है। अब देखिए, बच्चों को लगता है कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। हाँ जी, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पर ये जो टाइम दिया हुआ है, ये क्लॉक का टाइम दिया हुआ है कि 11:20 है तो 11:40 है। तो अब मुझे इसमें डिफरेंस निकालना है। तो 20 और 40 में कितना डिफरेंस हुआ, +20। अब 40 और 20 में डिफरेंस निकालना है। अब इसको क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम निकालना है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, अगर 1160 होगा तो मतलब 12 बज जाएंगे, यानी कि 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स ऐड किए तो 12 और 20 ये 40। तो कितना डिफरेंस आया जी, 40 का डिफरेंस जी। अगला देखते हैं 14, 40 और 16, 20 में। तो जब आप इसका डिफरेंस लेंगे बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो 16, 20 और 14, 40। अगर मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 15 बच जाएंगे। तो 15 से पूरा 16 बजाने के लिए मुझे 60 ऐड करना पड़ेगा, और 16 से आगे 20 मिनट्स। तो कितना आ गया, 20 + 60, 80, 80 + 20, 100 मिनट्स। तो इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 40 मिनट्स का डिफरेंस है, उसमें 100 मिनट्स का डिफरेंस है। तो बीच में कितना डिफरेंस आएगा जी, यहाँ आ जाएगा 60 का डिफरेंस और यहाँ आ जाएगा 80 का डिफरेंस। तो मुझे 1220 में 60 मिनट्स ऐड करने हैं। तो जब मैं 60 मिनट्स ऐड करूंगी मींस 1 आवर, तो मेरा 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो इट्स 1220, तो कितना हो जाएगा जी, 1320। तो 1320 में अगर मैं 80 ऐड करूंगी तो चेक कर लीजिए क्या ये आ रहा है जी। अब 1320 में अगर मैं 40 ऐड करूं तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 और ऐड किया, 1440 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1320, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए। ए कौन से अल्फाबेट पे आता है, फर्स्ट प्लेस पे। बी कौन सी जगह पे आता है, सेकंड पे। सी थर्ड पे। डी फोर्थ पे। ई 5 पे। तो ये पोजीशन वैल्यूज आपने याद कर लेनी है, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड कॉलेज इज कोडेड एज, कॉलेज का कोड है DNNJHDI। तो कॉलेज का कोड ये दिया हुआ है, तो इसकी पोजीशन वैल्यूज डालते हैं। हाँ जी, C3D4, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 15 से 14 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। 12 से 14 तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 12 से 10 क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 5 से 8 क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 7 से 4 क्या हो रहा है, -3। 5 से 9 क्या हो रहा है, +4। ठीक है जी, क्या हो रहा है, पहले +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2 फिर +3 फिर -3 जी, और लास्ट में क्या हो रहा है जी, +4। अगर एक और अल्फाबेट होता तो क्या कर देते जी, -4। तो चलिए इस कोड का कोड बनाते हैं। फॉरेन का कोड बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पोजीशन वैल्यूज लिखनी है। ठीक है जी, FOREIGN, बिल्कुल सही है स्पेलिंग।
6, 15, 18, 5, 9, 7, 8। तो इसमें +1 करना है तो 6 + 1 करेंगे, क्या आ जाएगा 7, सारी ऑप्शंस में है। 15 में से -1 करना है तो कितना आ जाएगा 14। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क भी लग चल जाता है, क्योंकि एपीएफसी और ईपीएफओ में हमेशा हमारे पास कितनी ऑप्शंस आ रही हैं, 4। पांचवी ऑप्शन नहीं होती, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो पांचवी ऑप्शन है नहीं, तो जीएन से स्टार्ट होती हुई एक ही ऑप्शन है। अगर इसमें नन ऑफ दीज भी होता तो मैं इसको पूरा चेक करती, पर पांचवी ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इट मींस मेरे इस क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है जी, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Which one of the following statement must be false? वो कह रहा है इसमें से कौन सा false है। If A, B, C, D are to be seated in a row, अगर मुझे A, B, C, D को चारों को रो में बिठाना है तो कौन सा false है ये बताए। ठीक है, कौन सा false है ये बताना है। C and D are not to be adjacent to each other, C और D साथ साथ नहीं बैठने चाहिए। B is not to be at the third place, B थर्ड प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए मुझे 4 जने बिठाने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मुझे क्या बोला गया, B थर्ड प्लेस पे नहीं आएगा, तो B थर्ड प्लेस पे नहीं आएगा। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मैंने B को यहाँ बिठाया और C और D को मैंने यहाँ बिठा दिया, या CD या DC। तो यहाँ पर क्या बचा जी, A। तो यानी कि फर्स्ट केस में A थर्ड प्लेस पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसने मुझे क्या बोला कि कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, ये बी तो बिल्कुल गलत नहीं है। अगले पे चलते हैं। हाँ जी, एक और केस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बी थर्ड प्लेस पे नहीं आना, बी सेकंड प्लेस पे तो आ सकता है, बी फोर्थ प्लेस पे भी आ सकता है। तो बी मैंने सेकंड प्लेस पे बनाया, ये सी डी या ये डी सी, ये सी डी या ये डी सी, और यहाँ क्या आ गया जी, ए। तो ए फोर्थ प्लेस पे भी आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है जी, ए फोर्थ प्लेस पे भी आ रहा है, ये भी सही हो गया। मुझे क्या बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है वो बताना है जी। तो अगला चेक किया, 1, 2, 3, 4, ये आ गया जी। अब मेरे पास बी फोर्थ प्लेस पे भी आ सकता है, बी ने थर्ड पे नहीं आना, फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है और फोर्थ पे भी आ सकता है। तो मैंने बी को बिठा दिया फोर्थ प्लेस पे। अब सी और डी ने इकट्ठे नहीं आना, तो सी डी या डी सी। अब ए सेकंड प्लेस पे भी आ गया, बिल्कुल आ गया जी, तो ये भी सही हो गया। तो कौन सा गलत है जी, ए एज एट फर्स्ट प्लेस। तो ए इज एट फर्स्ट प्लेस, ये गलत हो गया। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ प्राइम नंबर्स आर असाइन टू इंग्लिश लेटर फ्रॉम ए टू जी। अगर मैं प्राइम नंबर्स असाइन कर दूं इंग्लिश लेटर्स को ए टू जी को, तो बताइए मैट का कोड क्या होगा। ठीक है जी, मुझे प्राइम नंबर्स असाइन करने हैं और फिर मुझे बताना है मैट का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले आप सबको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। जैसे कि 2 सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है, और 2 एक अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ऐसे अगला नंबर है 3 एक अकेला नंबर है, सॉरी 3 इज एन ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ऐसे ही 5, फिर 7, ठीक है, 11, 15, ठीक है, आगे 19, तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स याद कर लेने हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स याद कर लो, ताकि आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएं पेपर में। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्ड मैट। तो ए इज द फर्स्ट प्राइम अल्फाबेट, तो इसका प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका पहला नंबर होगा, तो दैट इज 2। अब ऑप्शन में देखिए 2, ये दोनों तो है नहीं, तो ये आएगा, ठीक है, ये या ये आएगा। अब अगर मैं m का कोड निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम m तक पोजीशन वैल्यूज डालते हैं, A B C D, तो ये डाल दिया। ठीक है जी, मैंने ये डाल दिया। तो m का कोड निकालते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट इज 17। तो अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 19। अगला प्राइम नंबर 23, अगला प्राइम नंबर 29, अगला प्राइम नंबर 31, उससे अगला प्राइम नंबर 37 और अगला प्राइम नंबर 41। तो m का प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 41। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर?
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिलॉजिज्म का। हाँ जी, एपीएफसी 2017 में है। अब सिलॉजिज्म में क्या होता है, स्टेटमेंट्स को आपने सही मान के चलना है। स्टेटमेंट्स को आपको क्या मान के चलना है, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं, आपने इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो इन स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाते हुए आपने बताना है कि कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स। तो आपने ये स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करना है, फिर कंक्लूजन बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्या है, ऑल दी पेन्स आर पेपर्स। सो ऑल दी पेन्स इट मीन्स सारे पेन्स क्या हैं पेपर्स के अंदर। तो ऑल दी पेन्स आर पेपर्स, तो ये आ गया ऑल दी पेन्स आर पेपर्स। ऑल दी पेपर्स आर बोर्ड्स, सारे पेपर्स क्या हैं, बोट है। तो सारे पेपर्स क्या हैं, बोट। सम बर्ड्स आर पेपर, तो सम बर्ड्स आर पेपर। अब देखिए मेरे पास ये था पेपर, तो सम बर्ड्स आर पेपर, तो ये आ जाएगा बर्ड। तो सम बर्ड्स आर पेपर, ये आ गया जी। तो अब मुझे बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। अब कंक्लूजन वही सही होगा जो आपको साफ साफ दिखेगा। कंक्लूजन वही सही होगा जो आपको साफ साफ दिखेगा, उसी को करेक्ट करना है। तो पहला क्या है, सम बोट्स आर बर्ड्स। सम बोट्स आर बर्ड्स। अब देखिए बोट्स के अंदर पेपर्स भी आ रहे हैं और ये बर्ड्स भी आ रहे हैं। ये देखिए बोट्स के अंदर ये सारा है, पेपर्स भी हैं, पेन्स भी हैं और ये बर्ड्स है। ये वाले नहीं है, ये वाले हैं। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही। सेकंड क्या है, सम बर्ड्स आर पेन। सम बर्ड्स आर पेन। अब देखिए जो बर्ड्स है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बर्ड्स जो है वो पेपर्स के अंदर आ रहा है, बोर्ड्स के अंदर आ रहा है। ये बर्ड्स पेन के अंदर नहीं आ रहा। तो ये वाले बर्ड्स इसके अंदर और इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर नहीं आ रहे जी। तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नो। अब देखिए नो तो देखते ही गलत कर देना है। जब आपके पास स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मींस इसमें कोई भी स्टेटमेंट नो वाली नहीं है। तो मेरी सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव, जिसमें नो वाली स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। तो कंक्लूजन में नो आ गया तो सीधा गलत। कंक्लूजन में नो आ गया तो सीधा गलत। अगर सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी क्या ट्रू होंगे, सारे पॉजिटिव। ठीक है जी, कंक्लूजन भी क्या ट्रू होंगे, सारे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो उसे क्या कर देंगे, फॉल्स। तो मेरी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं। अगर नो पूछ लिया तो गलत, क्यों, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए। अगर मुझे वो दिख नहीं रहा तो उसे क्या कर देना है, फॉल्स। ठीक है जी, जो मुझे दिख नहीं रहा वो गलत। अब मुझे नो पेन इज बर्ड मीन्स मुझे ऐसे कांटा दिखना चाहिए, नो पेन इज बर्ड। ठीक है, तो ऐसे कांटा दिखना चाहिए, ऐसा कांटा नहीं दिख रहा जी, नो पेन इज बर्ड। तो नहीं दिख रहा तो इसको क्या कर देंगे, गलत। तो क्या आंसर आ जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। तो ओनली वन इज करेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बंदा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ये आ गया 5 किलोमीटर नॉर्थ। देन ही गोज 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अब उसने राइट टर्न लिया। अब देखिए आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अब उसने जो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेना है तो आपने उसके फेस के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न उसके फेस के अकॉर्डिंग लेना है। अब उसने 3 किलोमीटर राइट टर्न लिया, तो 3 किलोमीटर राइट टर्न लिया, ये आ गया 3 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही गोज 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अब उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया। ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो राइट टर्न लिया, नीचे आ गया 5 किलोमीटर। फाइनली ही गोज 4 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब उसने 4 किलोमीटर गया, लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट टर्न, देखिए ये राइट टर्न होगा और ये लेफ्ट टर्न होगा, तो उसने लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर, ये आ गया 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। हाँ जी, वो कौन सी डायरेक्शन में है और कौन से डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे और कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे और कितनी डायरेक्शन पे है, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब वो कौन सी है, 3 और 4 7 किलोमीटर, और कहाँ पर है, ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर जी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट और नंबर सीरीज का मिक्स। ठीक है, अल्फाबेट और नंबर सीरीज का मिक्स। क्वेश्चन में क्या है, 2L4 3O5 4R6 5U7। तो बताइए आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा वो बताना है। अब ये देखिए मेरे पास 2L4,
ये 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, तो अगला क्या आ जाएगा 6, तो सब में 6 है। अब अगले नंबर पे गए, हाँ जी अगला नंबर देखिए 4 5 6 7 8, तो सब में 8 है। तो अब सेंटर वाले से सॉल्यूशन आएगा, तो सेंटर वाला चेक करते हैं जी। L इज 12, L कौन सा है 12 नंबर पे है, O 15 पे है, R 18 पे है, U 21 पे है। तो L 12, O 15, R 18, U 21। तो 12 से 15 कितना बढ़ा 3, 15 से 18 भी कितना बढ़ा 3, 18 से 21 भी कितना बढ़ा 3, 21 से भी 3 ऐड किया 24। तो 24 कौन आ जाएगा जी x, ठीक है 24 कौन आ जाएगा x। तो मेरा आंसर क्या आएगा 6x8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था एपीएफसी 2017 में। क्वेश्चन में कह रहा है इन द सीरीज ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स, मेरे पास फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 24 तक। इफ ईच 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, वो कह रहा है पहले 4, ठीक है पहले 4 नंबर्स को लिखो, फिर उसको रिवर्स में कर दो, फिर देन विच आगे उसने बोला इफ ईच 4 कंसेक्यूटिव लेटर्स, तो 24 हैं तो 4 4 4 4 4 4, ये 6 हो जाएंगे, ठीक है जी 6 हो जाएंगे, 4 4 के 6 हो जाएंगे। अब उसने बोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट, 8th लेफ्ट 10th राइट। अब इसको समझिए जी। अब देखिए ये आपको हम अल्फाबेट टॉपिक में करवाते हैं, 8th लेफ्ट 10th राइट। जब दोनों मेरे अल्फाबेट अलग अलग हो, एक लेफ्ट से हो और एक राइट से हो, एक लेफ्ट से और राइट से, दोनों अलग अलग हो, तो हमने क्या करना है इनका जोड़ कर देना है। 8th लेफ्ट 10th राइट, तो दोनों को ऐड किया 8 + 10 18। तो ये साइन कौन सा लेना है पीछे से, राइट से 18। अगर ये दोनों होते सेम, 8th लेफ्ट 10th लेफ्ट दोनों होते सेम, 8th लेफ्ट 10th लेफ्ट दोनों सेम, तो हमने क्या करना था माइनस। अगर सेम होंगे तो माइनस करेंगे, अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है ऐड। दोनों सेम तो माइनस, अलग अलग हैं तो ऐड। तो 18th राइट चेक करना है कौन सा आएगा, तो 18th राइट चेक करते हैं। ये हो गए 4, राइट से चेक करना है, तो 4 8 12 16, तो यहां पर आएगा 18th राइट, तो यहां पर आएगा। अब पहले 1 से 4 हुए 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो इसको हमने रिवर्स किया 8 7 6 4, 8 7 6 4, यहां तक हो गए 16 17 18, यहां तक हो गए 16, तो 17 18, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6, ये 16 हो गए 17 18, तो क्या आंसर आ जाएगा जी 6। क्लियर जी। तो ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। हाँ जी ब्लड रिलेशनशिप में मेरे पास ये कोडेड रिलेशनशिप है, उसका ये क्वेश्चन है। इसके ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है जी। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, P × Q मीन्स, P × Q का मतलब क्या है, P इज ब्रदर ऑफ Q। अब इसमें मुझे फर्स्ट वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है कि P क्या है भाई है Q का, पर Q उसकी क्या है बहन की भाई, ये नहीं पता। अगली लाइन में क्या कह रहा है, P डिवाइड Q मीन्स P इज सन ऑफ Q, P बेटा है Q का, पर Q उसकी मम्मी है कि पापा, ये नहीं पता। P - Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, माइनस का मतलब वो बता रहा है कि वो सिस्टर है, अगर वो सिस्टर है तो Q उसका क्या है ब्रदर की सिस्टर, ये नहीं पता। बताइए कौन सी ऑप्शन में Q इज मैटरनल अंकल ऑफ P आ रहा है, तो कौन सी ऑप्शन में Q मैटरनल अंकल आ रहा है ये बताना। अब देखिए इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री कैसे बनता है वो देखिए। अब देखिए जब एक जनरेशन का गैप होता है, जनरेशन गैप जैसे फादर और सन में क्या होता है, एक जनरेशन का गैप होता है, तो फादर ऊपर सन नीचे, तो ये जनरेशन गैप है, तो आपको इस तरह शो करना है, ठीक है जनरेशन गैप। ब्रदर सिस्टर में कोई जनरेशन गैप नहीं है, ब्रदर सिस्टर में कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो इस तरह शो करना है। हस्बैंड वाइफ इक्वल का निशान, ठीक है हस्बैंड वाइफ में क्या आ जाएगा इक्वल का निशान। अब देखिए वो भी सेम जनरेशन के होते हैं, पर अगर मैं ये लाइन मार दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ में क्या कर देंगे इक्वल का निशान, इक्वल का निशान डाल दिया। लड़का है तो प्लस, मेल है तो प्लस डाल देंगे, फीमेल है तो माइनस,
मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस, ठीक है जी। तो चलिए इसको बनाते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, P डिवाइड बाय R। तो ये रखा मैंने P और ये रखा R, क्या पढ़ेंगे? P इज सन ऑफ R, क्या पढ़ेंगे? P इज सन ऑफ R, P लड़का है R का। R माइनस Q, तो R माइनस Q, ये R ये Q, क्या पढ़ेंगे? R इज सिस्टर ऑफ Q, तो R सिस्टर है Q की, ठीक है, सेम जनरेशन, तो R इज सिस्टर ऑफ Q, R इज अ फीमेल। आगे उसने क्या बोला? Q मल्टीप्लाई S, तो Q ये रखा, S ये रखा, तो पहला वाले की जगह पे Q इज ब्रदर ऑफ S, सो Q इज ब्रदर ऑफ S, तो Q भाई आ गया R का। और मुझसे क्या पूछा था कि बताइए कौन सी ऑप्शन में Q मैटरनल अंकल आ रहे हैं P के, तो मैटरनल अंकल क्या होते हैं? मामा। तो मुझे बताना है कौन सी ऑप्शन में Q मैटरनल अंकल हैं P के। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए आ रहा है, Q इज मैटरनल अंकल ऑफ P, R मदर है P की और R सिस्टर है Q की, तो Q P का क्या हो गया? मामा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, अगले क्वेश्चन में मेरे को कह रहा है, इन अ फैमिली, एक फैमिली है, ईच बॉय, हर एक बॉय के, हैज एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। एक फैमिली है, उसमें उसने क्या बोला? हर एक भाई के जितनी बहनें हैं उतने ही भाई हैं, मतलब उस लड़के के 2 भाई हैं तो 2 ही बहनें हैं। एंड ईच गर्ल, हर एक लड़की की, ट्वाइस बॉयज ब्रदर्स हैं एज मेनी सिस्टर्स, ठीक है, ट्वाइस ब्रदर्स। ब्रदर क्या है? डबल है। अगर उसकी एक सिस्टर है तो ब्रदर क्या हो गए? 2, 2 सिस्टर है तो ब्रदर क्या हो गए? 4, 3 सिस्टर है तो ब्रदर क्या हो जाएंगे? 6। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली, कितने चिल्ड्रन है इस फैमिली में वो बताना है। तो चलिए इसको एज्यूम करते हैं, लेट बॉयज बी बी, तो बॉयज को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, एंड गर्ल्स को क्या मान लेते हैं? जी मान लेते हैं, गर्ल्स को क्या मान लेते हैं? जी। तो अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन, ईच बॉय, तो बॉय की तरफ से बनाते हैं, हर एक बॉय के जितनी बहनें हैं उतने ही भाई हैं, हर एक बॉय के, तो हर एक बॉय के जितनी बहनें हैं उतने ही भाई हैं। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। जितनी बहनें हैं उतने भाई, मतलब बॉयज इक्वल्स टू गर्ल्स, ये कह रहा है। पर उस बॉय को कंसीडर भी तो करना है जो बॉय बोल रहा है, ठीक है। वो बॉय कह रहा है मेरे एक भाई है तो एक ही बहन है, 2 भाई हैं तो 2 ही बहनें हैं, तो वो बॉय भी तो काउंट हो रहा है ना, तो बॉय भी काउंट हो रहा है। तो उस बॉय में से मैंने एक बॉय माइनस कर दिया, ठीक है, उस बॉय में से एक बॉय माइनस कर दिया, जितने भाई हैं उतने ही क्या हैं? बहनें हैं। तो अब इसको मैं अगर इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा? G+1, ठीक है, ये उधर गया तो G+1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है? ईच गर्ल, हर एक लड़की के, ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स, ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स, डबल भाई हैं जितनी बहनें हैं, ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स, ठीक है, डबल है भाई। तो गर्ल में से एक माइनस किया तो बॉयज क्या आ गए? डबल, 2 बॉयज, ठीक है, डबल। उस गर्ल की जितनी बहनें हैं, जितनी बहनें हैं, उस बहन को एक मैंने माइनस कर दिया, इस गर्ल को मैंने माइनस कर दिया, जितनी बहनें हैं उसके डबल भाई हैं। एक बहन है तो भाई होंगे 2, 2 बहनें हैं तो भाई होंगे 4, 3 बहनें हैं तो भाई कितने हो जाएंगे? 6, डबल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में डालनी है। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 किस में डालनी है? इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैंने जब डाला G-1 2, ये बॉयज की जगह मैंने क्या डाल दिया? G+1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी क्या आ जाएगा? 2G+2। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो गर्ल्स -2G, ये उधर आ जाएगा +2, ये उधर आ गया +1, तो ये आ जाएगा गर्ल इक्वल्स टू 3। मेरे पास गर्ल कितनी हो जाएंगी? 3। अगर लड़कियां 3 हैं तो लड़के क्या हो जाएंगे? 4। हाँ जी, ये देखिए लड़के कितने हो जाएंगे? गर्ल्स +1, तो लड़कियां 3 है तो लड़के क्या हो जाएंगे? 4। तो 4 + 3, गर्ल्स 3 बॉयज 4, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो कितने टोटल किड्स हैं? 7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट
टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर इन असम और इन बंगाल। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, मुझे बोला जा रहा है कि बताइए कौन सी फिगर करेक्ट है, कौन सी फिगर करेक्ट है वो बतानी है। अब उसने क्या बोला, टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर इन असम और इन बंगाल। जो टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस हैं या तो बंगाल में है या असम में है। तो टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस या असम में है या बंगाल में है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हम ले लेते हैं असम, तो दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंट टू असम एंड दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट टू बंगाल। और टी प्रोड्यूसिंग एरिया आ गया ये, तो ये आ गया टी प्रोड्यूसिंग एरिया। जो टी प्रोड्यूसिंग एरिया या तो असम में है या बंगाल में है। तो टी प्रोड्यूसिंग एरिया या असम में है या बंगाल में है। ठीक है जी, अगर मैं ये देखूं, ये असम ये बंगाल, तो टी प्रोड्यूसिंग एरिया यहाँ पर भी है और ये आपका ईदर, ईदर का मतलब है या बंगाल में है या असम में है। तो टी प्रोड्यूसिंग एरिया या असम में है या बंगाल में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं लग रही जिसका आंसर आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को कंसीडर करो और बताइए इस क्वेश्चन की मिरर इमेज क्या है। तो ये मेरे पास मिरर रखा हुआ है, तो मुझे इस फिगर की मिरर इमेज बतानी है। अगर ये मिरर यहाँ होता, नीचे होता, तो मुझे क्या बताना है, वाटर इमेज। अगर मिरर इमेज लेफ्ट या राइट पे है, मिरर कहाँ पे है, लेफ्ट या राइट पे, तो उसे क्या बोला जाता है, मिरर इमेज फाइंड आउट करें। तो अगर मेरे पास मिरर यहाँ या यहाँ है तो उसे क्या बोला जाएगा, वाटर इमेज बताएं। ठीक है जी, अब मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज में मेरे पास क्या होता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट में है, ठीक है, ये लेफ्ट इधर आ जाएगा और ये राइट इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये वाली चीज इधर आएगी इस साइड, और ये नीचे है और ये ऊपर है, तो नीचे आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ये आपके पास नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, यहाँ पर मेरे पास ऊपर आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगी और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट सीरीज का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन हमारा इजीएस्ट वे में कैसे हो सकता है, पोजीशन वैल्यूज को प्लेस करके। अगर आपको पोजीशन वैल्यूज याद हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में पोजीशन वैल्यूज डालते हैं। Z इज 26 एंड W इज 23 एंड T इज 20। तो अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 26 से 23 -3, फिर -3, तो अब अगला कितना आ जाएगा, -3, यानी कि 17 क्या आ जाएगा, Q। अब ऑप्शंस में मैंने चेक किया, Q से स्टार्टिंग वाला ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ अगले पे बढ़ते हैं। Y इज 25, U इज 21, Q 17। अब देखिए 25 से 21 क्या हुआ, 4 कम हुआ। ठीक है, 21 से 17 क्या हुआ, 4 कम हुआ। तो अब अगला भी क्या होगा, 4 कम। तो 17 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। और 13 हमारा कौन सा अल्फाबेट होता है, M। तो मेरा आंसर आएगा QM, यानी कि ए ऑप्शन। तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा, QM से एक ही स्टार्ट है ऑप्शन, तो यही आंसर होगा जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरिथमेटिकल रीजनिंग का। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बस डिजिट्स चेंज कर देता है या पेजेस चेंज कर देता है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक। एक प्रिंटर ने नंबर्स करने हैं पेजेस ऑफ द बुक, एक प्रिंटर ने नंबर्स लगाने हैं बुक्स के पेजेस पे, स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3, 1, 8, 9 डिजिट्स। ठीक है, एक से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक डिजिट्स यूज कर रहा है, 3, 1, 8, 9। हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव, बुक में कितने पेजेस होंगे ये बताना है। तो बुक में कितने पेजेस होंगे ये बताना है। अब देखिए मेरे पास एक बुक है, उसमें 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होता है, 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट होता है, 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट होता है। तो अलग अलग होते हैं। तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट यूज हो रहा है, सिंगल डिजिट यूज हो रहा है, और कितने पेजेस पे यूज हो रहा है, 9 पेजेस पे। तो कितने डिजिट्स आ गए, 9 डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स आ गए, 9। ऐसे ही अगला 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, हाँ जी, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। 10, 11, 10 भी 2 डिजिट्स का है, 11 भी 2 डिजिट्स का है, 12 भी 2 डिजिट्स का है, 13 भी 2 डिजिट्स का है, तो 2 डिजिट्स आ गए।
कितने पेजेस पर? अब देखिए 99 पेजेस पे तो नहीं आए ना, क्योंकि पहले 9 तो मैंने ले चुकी हूं। तो 99 में से 9 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 10 से लेके 99 तक है। तो आपने ऐसे काउंटिंग नहीं शुरू करनी, 10, 11, 12, 13, 99 तक काउंट नहीं करना। आपने क्या करना है, 99 में से पिछले 9 माइनस कर देने। तो पिछले 9 माइनस कर दिए, यानी कि 90 पेजेस। तो 90 पेजेस तो 2 इंटू 90 यानी कि 180 डिजिट्स। हाँ जी, 2 इंटू 90 मतलब 180 डिजिट्स। अब अगला देखते हैं 100 से लेके 999 तक। अब 100 से लेके 999 तक तो मतलब 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स यूज होंगे। और कितने पेजेस पे यूज होंगे? 100 से लेके 999 तक। और मैंने इसमें क्या करना है, 999 में पिछले 99 क्या कर देना है, माइनस। तो कितना आ गया, 900। तो ये आ गया 900 इंटू 3, 2700 डिजिट्स। अगर मैं इनका टोटल करूं तो मेरे इतने डिजिट्स बन रहे हैं, इनका टोटल करूं तो मेरे इतने डिजिट्स बन रहे हैं। पर मुझे टोटल कितने डिजिट्स दिए हैं, 3189। मतलब मेरा जो बुक के पेजेस होंगे वो क्या होंगे, 4 डिजिट होगा, 4 डिजिट। और ऑप्शन में भी देखिए 4 डिजिट ही है। तो 3189। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, मुझे इतने चाहिए और 2889 आ रहा है, तो 300 डिजिट्स और चाहिए। तो 300 डिजिट्स मुझे चाहिए 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 का, यानी कि 4 नंबर्स का पेजेस चाहिए, 4 नंबर्स का पेजेस। अब मुझे पता है ये 4 इंटू पेजेस इक्वल्स टू क्या करते हैं, 300। ये वाली चीज ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ जी, 4 इंटू यहाँ पेजेस इक्वल्स टू 300। तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 300। तो मुझे अब x निकालना है, तो x निकल जाएगा 300 डिवाइड बाय 4। तो 300 को डिवाइड बाय 4 किया 150, तो कितना आ गया, 75। ठीक है, 150 फिर आ गया 75। तो 75 पेजेस मुझे कौन से चाहिए, 4 डिजिट के। तो 75 पेजेस मुझे कौन से चाहिए, 4 डिजिट्स के। तो अब देखिए मैंने 1000 से स्टार्ट करना है और 75 पेजेस तक काउंट करना है। 1000 भी तो एक पेज है, तो 1074। तो मेरे कितने पेजेस पे यूज होगा, 1074। बच्चा इस क्वेश्चन में गलत कर जाता है, वो क्या कर देता है 1075, क्योंकि 75 पेजेस ऐड करने हैं। तो देखिए 999 के बाद 75 अगर आप ऐड करते हो तो 1074 आएगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा, 1074। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही इजी टाइप है, बहुत बार पेपर में पूछी है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटल बॉय। 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय। 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर। तो बताइए ब्राइट का कोड क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइट, तो मुझे ब्राइट का कोड निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 का क्या मतलब है, ब्राइट लिटल बॉय। अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड होता तो इट मींस ब्राइट का कोड होना था 1, लिटल का कोड होना था 2 और बॉय का कोड होना था 3। पर अगर वर्ड होता रिस्पेक्टिवली, अब मेरे पास रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है, तो ब्राइट का कोड 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है, लिटल का कोड 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है। अब इसको हमने कैसे करना है, क्वेश्चन में किसका कोड पूछा है, ब्राइट का। तो अब मैं सारे कोड्स फाइंड आउट करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मुझसे ब्राइट का कोड पूछा है। अब ब्राइट देखेंगे किसी में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ब्राइट सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है, यानी कि ब्राइट का कोड इन तीनों में से है। तो हमने चेक किया लिटल, हाँ जी लिटल का कोड क्या है, ये दोनों, तो इन दोनों में लिटल का कोड क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इन दोनों में लिटल का कोड क्या आ जाएगा, 3। तो इन दोनों में लिटल का कोड क्या आ गया, 3। ऐसे ही बॉय का कोड देखिए, तो ये बॉय और ये बॉय, तो ये दो बॉय आ गए, तो बॉय का कोड इन दोनों में चेक किया कितना आ गया, 1। तो बचा किसका, ब्राइट का। तो किसका कोड बचा, ब्राइट का। तो क्या आंसर आएगा, 2। क्या आंसर आएगा, 2। ठीक है जी, तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 2। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में है फाइंड द ऑड वन आउट। मुझे क्या बताना है, फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा अलग है वो बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल की शेप में, एलिप्स भी सर्कल की शेप में, स्फेयर भी सर्कल की शेप में,
ये जो पैराबोला है ये हाफ सर्कल यानी कि कर्व ऐसे आता है, तो विच वन इज ऑड वन आउट इज पैराबोला। ठीक है जी, तो पेपर काफी इजी आने वाला है रीजनिंग का। ठीक है, तो क्वेश्चन डुएबल होते हैं, आप कर सकते हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, काफी क्वेश्चंस कर लिए, और 2014 का पेपर चल रहा है और आपने देखा होगा ईपीएफओ 2014 में कितने ही रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूब ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, इज पेंटेड ऑन ऑल 6 फेसेस। ठीक है, आपने देखा होगा एक जो क्यूब होता है तो उसकी 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, सेम कलर से है। इट इज देन ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे मैंने ये क्यूब बनाया, अभी यहां पर मैंने सिर्फ आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, पर इसके सरफेस कितने होते हैं 6। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये है फोन, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, ये हमारे पास 6 सरफेस हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्यूब के भी कितने सरफेस होते हैं 6। ठीक है, ये किसके ऑपोजिट होता है, नीचे वाले के। ये किसके ऑपोजिट होता है, इस वाले के। ये किसके ऑपोजिट होता है, इधर वाले के। ठीक है जी, तो ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट होता है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्यूब है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक एक क्यूब बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब n क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको n समझने की बहुत जरूरत है कि n होता क्या है। n होता है जैसे कि एक बड़ा क्यूब है और उसको हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया, एक एक सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स, तो n हमारा इसमें क्या होता है, पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में बटा है, 4। ठीक है जी, अब आगे उसने क्या कहा, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्यूब्स विद नो पेंट to the number of cubes with exactly 1 face painted and to those with exactly 2 side painted। अब देखिए मेरे पास जो एक क्यूब है उसके छोटे छोटे क्यूब्स हैं। अब मुझे कह रहा है कि बताइए कि क्या रेशो होगी, नो फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड और 2 सरफेस पेंटेड। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर तो मेरे पास आए 3 साइड क्यूब पेंटेड, ठीक है, 3 साइड्स जिनकी तीनों साइड्स पेंटेड है, तो वो हमेशा होते हैं कॉर्नर वाले, हमेशा कॉर्नर वाले होते हैं जिनके तीनों सरफेस क्या होते हैं, पेंटेड। तो वो आपको याद कर लेना है, कितने होते हैं, 8। ठीक है जी, ऐसे ही आ जाता है 2 साइड्स पेंटेड, तो 2 साइड्स पेंटेड का फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। ठीक है जी, 1 साइड पेंटेड, तो 1 साइडेड पेंटेड का आपका फॉर्मूला है n-2 की स्क्वायर इंटू 6। 0 सरफेस पेंटेड, तो 0 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला है n-2 की क्यूब। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और जब आप पेड कोर्स में इनरोल कर लेंगे तो ये क्यूब का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। क्यूब के रेफरेंस से, आपके पास क्यूब लेकर आऊंगी मैं और उसके रेफरेंस से सिखाऊंगी। ऐसे ही अगर आपके पेपर में क्लॉक आता है तो क्लॉक के रेफरेंस से करवाते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा दिखाया जाएगा। अब मुझसे पूछा है नो सरफेस पेंटेड, तो नो सरफेस पेंटेड का क्या फॉर्मूला है, n-2 की क्यूब, और दूसरा क्या है 1 सरफेस पेंटेड, तो n-2 की स्क्वायर इंटू 6। फिर क्या है 2 सरफेस पेंटेड, तो n-2 इंटू 12। ठीक है जी, तो यहां पे n की वैल्यू पुट करेंगे और रेशियो निकाल लेंगे। n मेरे पास कितना आया है 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का एक साइड है और जिसमें से एक एक सेंटीमीटर के क्यूब्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए जी, तो n कितना आया 4। ठीक है जी, एक एक सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स बन गए, तो n आ गया 4। तो 4-2, अगर मैं यहाँ पे 4 डालती हूँ, एक बार ऐसे डाल लेते हैं ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि क्या करवाया था मैम ने। ठीक है जी, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4-2, 2 की क्यूब कितना होता है 8, 4-2, 2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 4-2, 2 इंटू 12 24। तो ये इसको अगर मैं काट दूं तो 1:3:3। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, 1:3:3। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 3 एक जैसी हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो बताएं। ठीक है जी, 4 में से 3 अलग हैं, तो कौन सी अलग है वो बतानी है। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखिए नीडल, नेल,
पिन, हैमर, ये सारी क्या होती हैं ऐसे ठोकने वाली, उसको हम किससे ठोकेंगे? हैमर से। हैमर क्या होता है? हथौड़ा, हथौड़े से हम इन चीजों को ठोकते हैं। नेल, पिन, ये सब चीजें होती हैं और हैमर इज डिफरेंट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैमर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। पोजीशन वैल्यूज याद करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए ईपीएफओ 2014 का पेपर ही चल रहा है अभी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेनबो का कोड। रेनबो का कोड क्या है? XPCO JBS। और किसका कोड पूछा है? RINGLET। अब यहां पर देखिए ऊपर और नीचे वाले अल्फाबेट्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या करना है? पोजीशन वैल्यूज डालनी है। हाँ जी, R की पोजीशन वैल्यू 18, A1, I9, N14, B2, O15, W23। हाँ जी, X24, P16, C3, O15, Z10, B2, S19। तो ये आ गया जी। अब देखिए क्या हुआ, 23 से 24 +1, हाँ जी 15 से 16 +1, B से C +1, 14 से 1 15, 9 से 10, A से B 18 से 19। क्या हो रहा है? जंबलिंग हो रही है और साथ में +1 हो रहा है। जंबलिंग हो रही है और क्या हो रहा है? +1। तो चलिए रिंगलेट का कोड बनाते हैं। 18, 9, 14, 7, 12, E5, T20। हाँ जी, 18 + 1 करेंगे तो 19 आएगा, यानी कि एस वाली ऑप्शन, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा। आगे चेक किया 9 से 10 तो क्या आ जाएगा? जे, तो दोनों में आ रहा है। N14 तो क्या आ जाएगा? 15, तो 14 में एक ऐड किया कितना आएगा? 15। तो मेरा आंसर क्या आएगा? OJS, यानी कि सी ऑप्शन। अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट से मैंने देख लिया OJS आना चाहिए और बी में क्या है? MJS। सो आंसर क्या आ जाएगा? OJS। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा हैंडशेक वाला। ठीक है, इसका मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी करवाया था। अब ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया, सेम ही क्वेश्चन है बस उसका ऑपोजिट कर दिया। तो दोनों तरीकों से करवाती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट द कंक्लूजन ऑफ ए पार्टी, जब पार्टी खत्म हो रही थी, टोटल नंबर ऑफ 28 हैंडशेक्स वाज एक्सचेंज। ठीक है, टोटल कितने हैंडशेक्स एक्सचेंज हुए? 28। एवरी पर्सन इन द पार्टी शुड हैंड्स विद ईच अदर। ठीक है, एवरी पर्सन, हर एक बंदे ने दूसरे के साथ हैंडशेक किया। हु अटेंडेड द पार्टी, जिसने बर्थडे पार्टी अटेंड करी, बर्थडे पार्टी थी या कोई भी थी। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी, कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिन्होंने पार्टी अटेंड करी। अब देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला है? NCR। ठीक है, NCR, तो यहां पर आ जाएंगे टोटल हैंडशेक्स। तो 28 हैंडशेक्स हैं। अब NCR, तो N क्या है? N आपका क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स, जो मुझे नहीं दिया। अब मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाई 8, तो 8 डाला। अब C क्या है? कितने, सबके एक एक हैंड होते हैं तो 2 बारी। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि क्या इसको खोलकर 28 आ रहा है। अगर आ रहा है तो इट मींस यही आंसर है। अब मैंने इसको खोला, इसको क्या करना है? 2 बारी खोलना है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। 8 × 7, ठीक है, अब 2 × 1, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास आ गया 28। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, उल्टा दे दिया। अब इसको रीजनिंग के तरीके से करते हैं। अगर मैं 8% मान के चलूं, हाँ जी ये मैंने मान लिए A2H 8% मान लिए। ए ने किसके साथ हैंडशेक किया? बी के साथ। ए ने सी के साथ, ए ने डी के साथ, ए ने ई के साथ, ए ने एफ के साथ, ए ने जी के साथ, ए ने एच के साथ। तो ये हैंडशेक हुए। कितने हैंडशेक हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ए ने कितने हैंडशेक किए? 7। ठीक है जी, ए अपने साथ तो हैंडशेक करेगा नहीं, ए बाकियों के साथ हैंडशेक करेगा। तो ए ने कितने हैंडशेक किए? 7। ऐसी अगर बी की बात करें तो बी इनके साथ हैंडशेक करेगा, बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, बी जी, बी एच। तो कितने हैंडशेक हो गए जी? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आ गए। अब देखो जो बी है वो 6 के साथ करेगा क्योंकि वो ए के साथ ऑलरेडी कर चुका है। ए बी कह लो या बी ए कह लो, हैंडशेक तो हो चुका है। ए ने बी के साथ किया या बी ने ए के साथ किया, हैंडशेक तो हुआ ही है ना। तो बी ने कितने किया? जो रिमेनिंग वाले हैं, तो रिमेनिंग वाले कितने हैं? 6। ऐसे सी वाला किसके साथ करेगा? 5 के साथ। डी वाला किसके साथ करेगा? 4 के साथ। ई वाला किसके साथ करेगा? 3 के साथ। एफ वाला किसके साथ करेगा? 2 के साथ।
ठीक है। जी कितने के साथ करेगा, 1 के साथ, तो ये इन सब का टोटल कर देंगे तो मेरे पास कितने हैंडशेक्स आ जाएंगे, 28, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 25, 27, 28। सो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आना है जी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो मुझे nth टर्म बतानी है क्या है सीरीज की। अब देखिए मेरे पास सीरीज क्या है, 3, 6, 2√3 ये दी हुई है, ठीक है जी। तो ये दी हुई है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये √3, फिर ये √3 इंटू √2, ये क्या हो रहा है, √6 इंटू 2। अगर मैं 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आ जाता है। तो जब मैं 12 का ऐसे फ्रैक्शन करूंगी, 2, 6, 2, 3, तो क्या आ गया, 2√3, ठीक है जी। तो ये आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जीपी सीरीज को यूज करेंगे, जीपी सीरीज के फॉर्मूले को यूज करेंगे। जीपी सीरीज कब लगता है, जीपी सीरीज तब लगता है जब वो क्या हो रहा है, पिछले नंबर के साथ एक स्पेसिफिक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये कह लो। अब देखो ये था पहला नंबर √3, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, √6, तो √6 को किससे मल्टीप्लाई किया, √2 के साथ। तो मेरा ए इसमें क्या है, √3, और जो कॉमन रेशो है, ठीक है, कॉमन रेशो इसको हम बोलते हैं आर। तो जो कॉमन रेशो है वो क्या है, √2। पहला क्या है, ए इज द फर्स्ट प्लेस पे जो आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, √3, और कॉमन रेशो क्या है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, √6 आ गया, √6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, √12 आ गया, तो √12 को सॉल्व किया तो ये आ गया। तो ऐसे ही इसको भी √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले को भी √2 के साथ, और मुझे निकालना क्या है, nth टर्म। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ARn-1, ARn-1। तो जब मुझे nth टर्म निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, ARn-1। ए क्या है, √3, आर क्या है, √2, और √2 के साथ क्या आ जाएगा, n-1, क्योंकि ये आर के साथ है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ऐसे ही बहुत इजी पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और ये टॉपिक्स अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है जी, जो जो टॉपिक्स पेपर में पूछे गए हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको काम आएगी, ठीक है जी। पहले आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपको पेपर में जाके डिफिकल्टी आएगी, आप बोलेंगे कि मैम पेपर आता था पर टाइम नहीं मिला। तो स्पीड बनानी है जरूर, ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगेगा, तो आपको मॉक टेस्ट देके ही पता चलेगा कि कितनी स्पीड है। तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है जी, सक्सेस ट्री पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 699 की है, जिसमें 30 टेस्ट हैं, 20 है ओवरऑल टेस्ट और 10 है सेक्शनल टेस्ट। तो आपने टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेनी है। अगर बैच परचेज कर सकते हो तो और बढ़िया, बैच के बीच में ही टेस्ट सीरीज है, बैच की फीस में ही टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है जी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एपीएफसी 2004 में क्या क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 4 पर्सन्स, 4 बंदे हैं, ए बी सी डी, देयर आर 4 पर्सन्स ए बी सी डी, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद सी एंड डी टुगेदर। उसने कहा ए और बी की जो मनी है वो किसके इक्वल है, सी और डी की मनी के इक्वल, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। फिर उसने क्या कहा, बट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद बी एंड डी टुगेदर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ए एंड सी। बी और डी की मनी टुगेदर किसके इक्वल है, किससे, ए और सी से, ठीक है जी। फिर एक और इक्वेशन दे दी, द अमाउंट ऑफ मनी विद ए इज मोर देन दैट विद बी। ए के पास ज्यादा मनी है बी से, ए के पास ज्यादा मनी है बी से। अब क्वेश्चन में पूछा है हु हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, किसके पास सबसे लीस्ट मनी है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। जब मैं इक्वेशन 2 और 3 को देख रही हूं, मेरे पास एक चीज डिराइव हो रही है, ध्यान से देखिए क्या,
ए ग्रेटर है बी से, तो ए ग्रेटर है बी से। अब यहां पर तो क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम ज्यादा है इससे, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है। और मुझे एक चीज ये भी बोल रहा है कि ए के पास ज्यादा पैसे हैं बी से, ठीक है। तो मुझसे क्या डिराइव हो रहा है कि जो डी है वो सी से ज्यादा होगा, डी के पास ज्यादा पैसे होंगे सी से। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम इन दोनों से ज्यादा है। ऑलरेडी बी के पास कम है इसे, बी के पास ऑलरेडी पैसे कम है, तो यानी कि बी के पास कम है, पर ये इक्वेशन भी दी हुई है कि इन दोनों का मिलाकर सम ज्यादा है, तो इट मींस डी के पास ज्यादा अमाउंट होगा सी से। तो ये मेरे पास एक फोर्थ इक्वेशन आ गई जी, फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या करूंगी, एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स। अब मैं बी डाल दूंगी दोनों में इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में मैंने बी ऐड किया तो क्या आ गया, a प्लस बी प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब a प्लस 2b। यहां पर ऐड किया b प्लस सी प्लस डी, ये आ गया क्योंकि मैंने b ऐड किया। अब अगर मैंने इसको देखना है तो मुझे ये b प्लस डी, तो मैं ये c को इधर ले आई, a प्लस 2b माइनस सी, a प्लस 2b माइनस सी, तो ये आ गया b प्लस डी। अब ये b प्लस डी आ गया। अब ये इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इसमें हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5। अब ये b प्लस डी है तो ये b प्लस डी है, तो ये b प्लस डी यहां पर हम क्या डाल देंगे, ये चीज डाल देंगे, ठीक है जी। तो इसको हमने यहां पर डाला, ये b प्लस डी के बराबर है, ये भी b प्लस डी के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 5 डालनी है, इक्वेशन 2 में क्या डालनी है, इक्वेशन 5। तो b प्लस डी की जगह मैंने ये लिख दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2b माइनस सी, और ये आ गया a प्लस सी, ठीक है जी। अब ये देखो जी, हमारे पास ये a, अगर मैं a को इधर लेके आऊंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a अगर मैं दूसरी साइड लेकर आती हूँ तो माइनस a हो जाएगा, एक प्लस एक और एक माइनस एक, तो कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 2b, और अगर मैं c को उधर लेके जाऊंगी तो ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो साइन चेंज हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू 2c। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ b इज ग्रेटर देन c, बोल सकते हैं b इज ग्रेटर देन c। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, कलर चेंज करते हैं पेन का, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो इससे देखते हैं किसके पास कम अमाउंट है। हाँ जी, अब देखो a इज ग्रेटर देन b, तो अब मैं इसको अगर जोड़ूंगी तो a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c। और मुझे एक चीज ये भी बोली हुई है कि जो d है वो c से बड़ा होगा, a भी c से बड़ा है, b भी c से बड़ा है और d भी c से बड़ा है। तो सबसे लीस्ट कौन आ गया जी, वी हैव 4 फ्रेंड्स, तो सबसे लीस्ट किसके पास पैसे होंगे, c के पास। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, एक बारी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 बंदे हैं, इनका सम ज्यादा है इससे, और इसके पास सॉरी इसका सम इक्वल है इसके साथ, और इसका सम ज्यादा है इसके साथ, और तीसरी इक्वेशन दे दी ये। तीसरी और दूसरी इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये डिराइव हो गया, d इज ग्रेटर देन c, d इज ग्रेटर देन c, क्योंकि a के पास ज्यादा पैसे हैं b से, इसमें उल्टा कह रहा है कि इन दोनों का सम ज्यादा है। तो ये आ गया, मैंने b दोनों b इक्वेशन नंबर 1 में डाला, तो b जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाला तो मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में ये b प्लस डी के वैल्यू है तो ये डाल दी, तो ये डाल दी, इसको सॉल्व किया तो 2b इज ग्रेटर देन 2c, तो 2 कैंसिल हो गया, तो b इज ग्रेटर देन c। तो c आपके पास सबसे कम पैसे वाला होगा जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन फिर हमारा बुक के पेजेस वाला आ गया, ठीक है जी। ये हर पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कर दिए, डिजिट्स बढ़ा दिए, डिजिट्स क्या कर दिए 4893, पिछले वाले क्वेश्चन में कितने डिजिट्स है 3189, ठीक है। तो अब ये 4893 डिजिट्स हो गए। क्वेश्चन सेम है, एक प्रिंटर ने क्या किया, इतने डिजिट्स दिए, ठीक है, अपने बुक के पेजेस को नंबर करने के लिए। स्टार्ट्स विद द डिजिट 1 फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया और कहां तक लेके गया 4893 डिजिट्स तक, 4893 डिजिट्स तक। हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव, पेजेस कितने हैं बुक में, बुक में कितने पेजेस हैं वो बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 से 9 तक 1 डिजिट यूज हो रहा है और कितने पेजेस पे हो रहा है, 9 पेजेस पे हो रहा है। तो कितने डिजिट्स हो गए, 9 डिजिट्स हो गए, ठीक है जी। ऐसे ही गए 10 to 99, 10 to 99, तो 1 से 9 तक ये आ गए। 10 to 99 मेरे पास कितने आ गए, 2 डिजिट आ गए, ठीक है। 10 to 99 कितने आ गए, 2 डिजिट, और कहां तक 90 पेजेस तक,
ठीक है 90 पेजेस। कैसे? 99 में से पिछले 9 क्या कर लेने हैं? माइनस। तो 99 में से पिछले 9 क्या कर लेने हैं? माइनस। तो 99 में से पिछले 9 माइनस किए 90 आ गया, तो 180 डिजिट्स। अगला क्या है? 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक, तो ये 3 डिजिट्स हो गए। 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट्स हो गए। और कितने पेजेस पे आएगा? 999 में से 99 को माइनस कर दो, 999 में से 99 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 900। 999 में से 99 को माइनस किया, कितना आ गया? 900। तो 900 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2700 डिजिट्स। तो जब मैंने इसका टोटल किया 2889 डिजिट्स। हाँ जी 2889 डिजिट्स आ गए। और मुझे दिए कितने हुए हैं? 489 डिजिट्स, 4893 डिजिट्स। तो 4893 डिजिट्स है, तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला, मेरे पास 2889, हाँ जी ये आ गया 8, 13 में से 9 गए 4, 0 0 2004। तो कितने डिजिट्स आ गए? 2004। तो ये मेरे पास 2004 डिजिट्स हैं, 2004 डिजिट्स हैं। तो मुझे ये ऐड करने हैं। अब मेरे पास कितने पेजेस होंगे? 1000 से लेके ऐड करने हैं। अब मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2004। तो मेरे पास यहाँ पर पेजेस आ जाएंगे। अब 4 इंटू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा? 2004 डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ गया? 501। ठीक है 501। तो 501 पेजेस, ठीक है जी 501 पेजेस। तो 1000 से लेके 501 मतलब 500, ठीक है जी 1500। 500 और क्या ऐड कर दिया? 1500, क्योंकि 1000 भी तो एक 4 नंबर डिजिट है, 1000 भी तो एक 4 नंबर डिजिट है। तो 1000 से लेके 1500 तक। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको जितने मर्जी डिजिट दे दे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई, ये मेरे पास 5 लेडीज हैं। तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन डाल दिया, क्योंकि अगर लड़कियां हैं तो मैं माइनस डाल दूंगी, लड़के हैं तो क्या डालना है जी? प्लस। 5 लेडीज हैं, ये अपने हस्बैंड के साथ कहाँ जा रही हैं? मूवी देखने जा रही हैं। ठीक है मूवी देखने जा रही हैं। Seats numbered from 1 to 10 are reserved for these 5 married couples. Each of the 5 ladies sit on the seat immediately to left of their husband. जो लड़कियां हैं वो लड़कों के लेफ्ट में बैठी हैं। ठीक है जो लड़कियां हैं वो लड़कों के लेफ्ट में बैठी हैं। तो चलिए 10 सीट्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ये 10 सीट्स आ गई। तो ये 10 सीट्स आ गई, तो मुझे यहाँ पर बिठाना है बंदों को। द कपल ई एंड एस ऑक्युपाई द सीट्स एट एक्सट्रीम राइट। जो कपल है ई और एस वो एक्सट्रीम राइट पे है। तो एक्सट्रीम राइट मतलब ये दोनों। तो ई और एस, लड़की है ई और ये आ गया लड़का। अब ये ध्यान रखना है ई एस आएगा, क्योंकि जो लड़की है वो अपने हस्बैंड के लेफ्ट में है। लड़की जो है वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लेफ्ट में है। आगे पढ़ते हैं। सी हु इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो यहाँ पे काटा मार दिया, किसी ने एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आना। एंड क्यू हु इज नॉट सिटिंग ऑन द सीट नंबर 2, क्यू ने सेकंड नंबर सीट पे नहीं बैठना। दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ, सी और क्यू एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। तो यहां लिख देते हैं सी और क्यू हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। ठीक है जी मैंने यहाँ पे 3 डाल दिए, 2 आएंगे। ठीक है यहाँ पे काटा मार दिया। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या किया? बी एंड आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी एंड हेंस आर सिटिंग एट द सेंटर। बी और आर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके साथ 4 कपल और गए थे शादी पे और ये सेंटर में बैठे हैं। तो बी और आर में से बी इज अ फीमेल एंड आर इज अ मेल। तो 1 2 3 4, तो ये आएगा बी और ये आ गया आर, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ है और वाइफ क्या होगी? हस्बैंड के लेफ्ट में। ए एंड टी आर नॉट हस्बैंड वाइफ, ए और टी हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो ये भी लिख देते हैं। डी इज सिटिंग ऑन दी सीट नंबर 3, डी कौन सी सीट पे है? 3 नंबर पे, तो ये आ गया डी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्यू ने यहाँ नहीं आना। ठीक है क्यू ने यहाँ नहीं आना और सी ने यहाँ नहीं आना। अब मुझे पता है सी इज अ फीमेल, एक फीमेल यहाँ रहती है और एक फीमेल यहाँ रहती है। तो सी इधर नहीं आएगी तो सी ऑटोमेटिकली इधर आएगी, तो सी इधर आ जाएगी। तो यहाँ डाल दी मैंने सी। अगर सी इधर आ गई तो सी का हस्बैंड क्यू नहीं है, तो सी का हस्बैंड क्यू नहीं है, क्यू ने इधर भी नहीं आना, क्यू ने इधर भी नहीं आना। तो क्यू किसका हस्बैंड बनेगा? डी का बनेगा। क्यू किसका हस्बैंड बनेगा? डी का। और यहाँ पर कौन सी फीमेल रह गई? यहाँ पर रह गई ए। ठीक है तो ये आ गई ए फीमेल।
अब यहाँ पर टी ने नहीं आना क्योंकि ए और टी हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो टी आ जाएगा इधर और यहाँ क्या बचा पी। ठीक है जी, क्या बचा पी। तो चलिए 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे इस क्वेश्चन के हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन दी सीट नंबर 7। 7 नंबर सीट पे कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर सीट पे कौन बैठा है, सी बैठा है। 7 नंबर सीट पे कौन है, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास सी, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करने को कह रहा है। क्या कह रहा है, इफ इन द लास्ट पोजीशन पे इट इज स्टेटेड दैट डी सिट्स ऑन द सीट नंबर 7, देन हु विल बी सिट ऑन द सीट नंबर 4। वो कह रहा है कि अगर लास्ट स्टेटमेंट में ये गिवन होता कि डी 7th पे है तो 4th पे कौन बैठेगा। अब देखिए मेरे पास ये नहीं आना, तो इसको इरेज करते हैं। डी 7th पे है, हाँ जी, डी को मैंने यहां बिठा दिया, डी यहां पे बैठा है, डी यहां बैठा है, तो बताइए 4th पे कौन आएगा। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरे पास ए और सी लड़की रह गई, सी ने यहां नहीं आना, तो सी आ जाएगी 3rd पे, सी आ जाएगी 3rd पे। अब सी आ गई 3rd पे। अब मुझे पता है क्यू ने इधर नहीं आना और क्यू ने इधर भी नहीं आना, क्यू ने इधर नहीं आना, क्यू ने इधर नहीं आना, तो क्यू आ जाएगा इधर। और मुझे पता है यहाँ पे क्या बचा ए, तो ए का जो ए है वाइफ नहीं है टी की, तो टी इधर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा पी। और 4th चेयर पे कौन बैठा है फिर, टी, तो 4th चेयर पे कौन बैठा है, टी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टाउन है पी, अ टाउन पी इज लोकेटेड इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। एक टाउन है पी, वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है। द टाउन ए इज वेस्ट ऑफ पी। ए बनाना है मुझे, टाउन ए कहां बनाना है, पी के वेस्ट में। तो मैंने ये पी लिया, पी के वेस्ट में मैंने क्या बना दिया, ए बना दिया। टाउन टी इज टू द ईस्ट ऑफ पी। टाउन टी कहां बनाना है, पी के ईस्ट में। अब ये तो आपको पता ही है कि नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर ईस्ट बोलेगा तो इधर जाएंगे, वेस्ट बोलेगा तो इधर जाएंगे। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ बी। टाउन के बनाना है मुझे बी के ईस्ट में। अब मेरे पास बी तो आया नहीं। आगे पढ़ते हैं, बट वेस्ट ऑफ टी एंड आर, पर वेस्ट में है टी और आर के। उसने मुझे बोला टाउन के कहां पर है, बी के ईस्ट में। अब देखिए मेरे पास बी तो आया नहीं, तो बी का ईस्ट तो मुझे पता नहीं। बट जब मेरे पास एंड आ जाए, बट आ जाए, तो किसका जिक्र हो रहा है, इसका। जब मेरे पास एंड आ गया, बट आ गया, किसका जिक्र होगा, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है जी, तो के की बात हो रही है। के कहां पर है, टी और ए के वेस्ट में, टी और ए के वेस्ट में, तो ये आ जाएगा के। ठीक है, के आ गया इधर। अब के कहां पर है, बी के ईस्ट में। टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी का ईस्ट। अब देखिए बी का ईस्ट, तो बी मुझे इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी का अगर ईस्ट है तो के का क्या होगा जी, वेस्ट। बी का अगर ईस्ट है तो के का क्या होगा, वेस्ट। तो यहां पर आ गया बी। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है विच टाउन इज इन द फारदेस्ट वेस्ट। कौन सा टाउन फारदेस्ट वेस्ट में है, बहुत ज्यादा वेस्ट में। तो सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सा है, बी आ रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर जी। हाँ जी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की थोड़े दिन पहले मैंने क्लास भी ली थी। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो का जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पजल का। ठीक है जी, तो पजल के क्वेश्चन को, मैं बच्चे को हमेशा डाउट रहता है कि पजल के क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। देखो पजल के क्वेश्चन को हमेशा बंदों के नाम के साथ स्टार्ट करना है या डेज के साथ। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन में नाम या डेज में से है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, पर अगर मेरे पास क्वेश्चन में फ्लोर्स आ गया, मंथ आ गया, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बंदों के नाम के साथ। बंदों के नाम क्या है, सुमित, फिलिप्स, वसीम, बिशम एंड चेतन। तो मैंने स्टार्ट किया सुमित, फिलिप्स, वसीम, बिशन एंड चेतन। अब उसने बोला कि ये टीम है प्लेयर्स की, कॉलेज के क्रिकेट टीम की, और उनके होम टाउन्स है सूरत, पुणे, वरंगल, बेंगलोर एंड चंडीगढ़। ठीक है जी, इनके होम टाउन्स हैं ये। फिर उसने बोला कि दे 5 स्पेशलिस्ट डॉट्स, ये अलग अलग हैं। स्पेशलिस्ट है, एक स्पिनर में है, एक पेस बॉलर में, एक विकेट कीपर में है, एक बैट्समैन में है और एक कैप्टन में है। ठीक है जी, तो ये इनका वो दे दिया, क्वालिफिकेशन स्पेशलिस्ट दे दिया। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं होम टाउन और यहाँ लिख लेते हैं स्पेशलिस्ट। ये होम टाउन और ये स्पेशलिस्ट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला, देयर नेम्स एंड होम टाउन्स एंड द स्पेशलिस्ट डू नॉट स्टार्ट विद द सेम लेटर। उनका नाम, उनका होम टाउन और उनका स्पेशलिस्ट सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो SPWBC है, SPWBC, ऐसे ही उनका जो स्पेशलिस्ट है वो भी SPWBC, तो सेम नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हम काटा मार लेते हैं कि यहाँ पर S आ गया तो यहाँ पर S नहीं आएगा, यहाँ पर P आ गया तो यहाँ P नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ W आ गया तो यहाँ W नहीं आएगा, यहाँ B आ गया तो यहाँ B नहीं आएगा, यहाँ पर C और यहाँ पर C नहीं आएगा जी, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिलिप्स और वसीम कैप्टन नहीं है और ये सूरत और बेंगलोर से भी नहीं कर रहा। अब फिलिप्स और वसीम कैप्टन नहीं है, मतलब यहाँ पर C नहीं आना, और ये सूरत और बेंगलोर से भी नहीं है, तो यहाँ पे सूरत भी नहीं आना और बेंगलोर भी नहीं आना, यहाँ पर भी सूरत नहीं आना और बेंगलोर नहीं आना। ये मैंने कट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर सूरत बेंगलोर नहीं आना। आगे उसने मुझे क्या कहा, सुमित इज नीदर अ विकेट कीपर नॉर अ बैट्समैन। अब ये रहा सुमित, ये एस तो पहले ही नहीं है, स्पिनर तो है ही नहीं, विकेट कीपर भी नहीं है और बैट्समैन भी नहीं है, तो सुमित ये तीन चीजें नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, पुणे इज नॉट बिशन्स होम टाउन। जो बिशन का होम टाउन है वो पुणे नहीं है, तो यहाँ पे पी नहीं आना। प्लेयर हु हेल्स फ्रॉम बेंगलोर इज अ विकेट कीपर। जो बेंगलोर से है वो क्या है, विकेट कीपर है। जो बेंगलोर से है वो क्या है, विकेट कीपर। फिर उसने मुझे क्या बोला, द कैप्टन होम टाउन इज पुणे। जो कैप्टन का होम टाउन है वो क्या है, पुणे है। बैट्समैन डज नॉट हेल फ्रॉम बेंगलोर। जो बैट्समैन है वो वरंगल से नहीं है, तो ये वरंगल से नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो मेरे पास यहाँ पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, पहले इसको उठाते हैं। बेंगलोर विकेट कीपर। अब देखिए मेरे पास यहाँ बेंगलोर नहीं आना, यहाँ बेंगलोर नहीं आना, यहाँ बेंगलोर नहीं आना, तो बेंगलोर इधर या इधर आएगा, और बेंगलोर के साथ क्या है, विकेट कीपर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ तो विकेट कीपर आना ही नहीं, कटा हुआ है, तो ये आएगा बेंगलोर विकेट कीपर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है आपने। अब ऐसे ही अगर मैं P की बात करूं, P यहां नहीं आना, P यहां नहीं आना, तो P ने यहां नहीं आना इन दोनों जगह पे, और P फिर कहां आ सकता है, यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। ये देखिए P काटा मारा हुआ है कि यहाँ P नहीं आना, यहाँ P नहीं आना, तो P यहाँ दोनों जगह पे आ सकता है। और मुझे बोला है कि जो पुणे से है वो कैप्टन है, जो पुणे से है वो कैप्टन है। अब यहाँ देखिए कैप्टन के साथ काटा बजा हुआ कि यहाँ कैप्टन नहीं आना, तो ये नहीं होगा, तो ये आएगा पुणे और ये कैप्टन, ये आ गया पुणे और ये आ गया कैप्टन, ठीक है जी। तो ये मेरा यूज हो गया, ये मेरा यूज हो गया। अब मेरे पास बैट्समैन वरंगल से नहीं है, तो वरंगल मतलब W। अब W मेरे पास इधर नहीं आना, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो अब इसको हम रुक जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब मुझे पता है बैट्समैन B, बैट्समैन जो है वो B से स्टार्ट हो रहा है, तो B से स्टार्ट हो रहा है, तो B ने इन दोनों जगह पे नहीं आना, इन दोनों जगह पे आ सकता है B। इधर बैट्समैन इन दोनों जगह पे आ सकता है, ठीक है। बैट्समैन इधर भी आ सकता है, बैट्समैन इधर भी आ सकता है, और बैट्समैन W से नहीं है, वरंगल से नहीं है, और यहाँ पे W नहीं आना, तो मेरा बैट्समैन इधर या इधर इन दोनों में से आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसको भी हम होल्ड पे डाल देते हैं। अब बाकी देखते हैं कि मेरे पास बचा क्या है। अब पुणे और बेंगलोर आ चुका है, पुणे बेंगलोर, पुणे आ चुका है, बेंगलोर आ चुका है, सूरत चंडीगढ़ वरंगल, सूरत चंडीगढ़ वरंगल, तो ये तीन बचे हैं। अब सूरत चंडीगढ़ वरंगल, अब ये देखो सूरत और वरंगल नहीं आना, यहाँ पे S भी नहीं आना, W भी नहीं आना, तो S और W नहीं आना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ भी कट गया, S या W रह गए। S और W में यहाँ पर S नहीं आना, S और W में S नहीं आना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वरंगल। तो यहाँ क्या बचा फिर, सूरत, यहाँ क्या बचा, सूरत। अब देखो मुझे पता है कि बैट्समैन यहाँ नहीं आ सकता, बैट्समैन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि जो बैट्समैन है वो वरंगल से नहीं है, तो यहाँ बैट्समैन आना नहीं, यहाँ ऑलरेडी B से नहीं आना, तो बैट्समैन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो बैट्समैन आ गया यहाँ। अब मेरे पास रह गया पेस बॉलर और स्पिनर, पेस बॉलर और स्पिनर। अब ये देखो ये P से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पेस बॉलर नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्पिनर और ये आएगा पेस बॉलर।
हाँ जी, क्वेश्चन काफी लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो बहुत ध्यान से करना था। ठीक है जी, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके साथ मेरे पास 4 क्वेश्चन है। पहला, चंडीगढ़ इज होम टाउन ऑफ, चंडीगढ़ किसका होम टाउन है? हाँ जी, यहां देखा, चंडीगढ़ किसका होम टाउन है? वसीम का। तो चंडीगढ़ किसका होम टाउन है? वसीम का। हु इज द पेस बॉलर, पेस बॉलर कौन है? हाँ जी, पेस बॉलर कौन है ये बताओ। अब पेस बॉलर कौन है यहाँ पे, ये देखिए, पेस बॉलर कौन है? भिशन। तो पेस बॉलर कौन है? भिशन। हु इज द स्पिनर, स्पिनर कौन है? स्पिनर कौन है ये देखो। अब स्पिनर कौन है? स्पिनर कौन है? फिलिप्स। स्पिनर कौन है? फिलिप्स। तो स्पिनर कौन है? फिलिप्स। तो मेरा आंसर आ गया डी। चेतन होम टाउन इज, चेतन का होम टाउन क्या है? तो चेतन का होम टाउन देखना है, तो चेतन का होम टाउन क्या है? बेंगलोर। तो चेतन का होम टाउन है बेंगलोर। तो 62 का आंसर आ गया ए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब का। ठीक है जी, बहुत ध्यान से करने वाला है। क्यूब का क्वेश्चन आपको प्रॉपर क्यूब के साथ समझाया जाता है जब आप पेड बैच ले लेते हो। अभी भी आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। हाँ जी, हमारे पास 2 क्वेश्चन है क्यूब के। एक क्यूब है जिसके 6 फेसेस हैं, तो मैं क्यूब ड्रॉ करती हूँ, पर जो मैं क्यूब ड्रॉ करूंगी इसमें मुझे सिर्फ 3 फेसेस दिखेंगे। और 3 कौन से फेसेस दिखेंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट मींस साथ साथ। ठीक है जी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये नीचे वाला। इसका ऑपोजिट इसके पीछे वाला। इसका ऑपोजिट ये वाला। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 6 फेसेस पे कलर है और डिफरेंट कलर के हैं। रेड फेसेस इज ऑपोजिट टू ब्लैक। रेड किसके ऑपोजिट है? ब्लैक के। तो रेड किसके ऑपोजिट है? ब्लैक के। और आगे इसने ये लाइन भी लिख दी कि जो रेड फेस है वो बॉटम पे है। बॉटम मतलब नीचे है, तो ये लिखते हैं रेड, और रेड का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ब्लैक। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा फोन है तो रेड का ऑपोजिट ब्लैक, तो रेड का बिल्कुल ऑपोजिट ब्लैक। तो ये इसका ऑपोजिट होता है, ये इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला? ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक। रेड और ब्लैक के बीच में कौन सा फेस है? ग्रीन आ गया। तो रेड और ब्लैक के बीच में कौन सा आ गया? ग्रीन आ गया। ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट। ब्लू फेस किसके साथ है? व्हाइट के साथ। अब ये ब्लू ये व्हाइट, क्योंकि जो इसके पीछे वाला है व्हाइट वो भी हो सकता है, या ये व्हाइट ये ब्लू भी हो सकता है। अगली लाइन से क्लियर होगा। ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू। ब्राउन फेस क्या है? ब्लू के एडजेसेंट। तो ब्राउन, ब्लू मैं लूंगी इसके पीछे वाला, ग्रीन के पीछे वाला ब्लू लूंगी। अब ये आ जाएगा व्हाइट और ये आ जाएगा ब्राउन, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला? ब्राउन और ब्लू साथ साथ है, ब्लू और व्हाइट साथ साथ है। तो ब्लू को हमने पीछे लिया, ग्रीन के पीछे लिया, तो ये साथ साथ आ गए। तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन से 4 कलर्स ग्रीन के एडजेसेंट है? एडजेसेंट मतलब साथ साथ। तो ग्रीन के एडजेसेंट कौन से हैं? ब्राउन, ब्लैक, रेड, व्हाइट, जो बिल्कुल साथ साथ हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, व्हाइट। हाँ जी, ये आ गई सी ऑप्शन, रेड, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट। अगला क्या है? द फेस ऑपोजिट टू द ब्राउन फेसेस। ब्राउन फेस के ऑपोजिट क्या है? हाँ जी, ब्राउन फेस के ऑपोजिट क्या है? व्हाइट। ब्राउन के ऑपोजिट क्या है? व्हाइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट का। क्वेश्चन में क्या रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट इज रीऑर्डर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मेरे पास A to Z तक अल्फाबेट्स होते हैं, उनको रीऑर्डर करो। कैसे करो? पहले 6 लेटर्स को, फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब रिवर्स कर दो। नेक्स्ट 6 को भी रिवर्स कर दो, एंड सो ऑन। एट द एंड y इज इंटरचेंज्ड विद द z। ठीक है, y को किसके साथ बदल दो? z के साथ। ठीक है, y को z के साथ इंटरचेंज कर दो। Which one of the following is 4th letter to the right of 13th letter? ठीक है, at the end y is interchanged with the z। अब इसने सिर्फ ये बोला कि y को z के साथ इंटरचेंज करना है, उसने and so on नहीं बोला, तो सिर्फ y और z इंटरचेंज होंगे। ठीक है जी, अब मुझे क्या बोला है? Which one of the following is 4th to the right of 13th from left? 4th राइट 13th लेफ्ट। अब सबसे पहले अल्फाबेट में ये समझना है कि जब दोनों अलग अलग हो, अब इसके साथ आपको कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? लेफ्ट। कुछ भी ना लिखा हो तो क्या लेना है? लेफ्ट। अब एक 4th राइट है और एक 13th लेफ्ट है, दोनों को सॉल्व किया, 4 + 13 17 लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा? 17th लेफ्ट। देखना है कौन सा आएगा। अब देखिए मेरे पास 24 लेटर्स होते हैं, 6 6 12 6 18, फिर आगे 26 होता है, 6 12 18 24, और 2 आ गए y एंड z। ठीक है, 2 आ गए y एंड z।
अब उसने क्या बोला है 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 6 12 6 18, तो इसमें आंसर आएगा ये आया A2F, ये आया G2L, फिर आगे आएगा M से लेके 18 तक, M से लेके R तक। अब उसने मुझे क्या बोला था, इनको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो R, ठीक है, M N O P Q R, तो ये आ गया रिवर्स। देख लीजिए 6 बने, 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हो गए, ये 6 12 हो गए, 12 हो गए। अब 17th देखना है, 13 14 15 16 17, सो आंसर क्या आया N, सो आंसर क्या आया N। क्लियर जी। तो आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है जी। आपने पूरे को अरेंज करने नहीं बैठ जाना, पहले आप देख लो कि आपको निकालना क्या है। आपको क्या निकालना था, 17th लेफ्ट, तो आपने इनको अरेंज नहीं किया, ठीक है। आपने किसको अरेंज किया, सिर्फ इसी वाले को, क्योंकि 17th नंबर मेरा इसी में आना है। तो इसमें जब मैं 17th को अरेंज करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 to 100, कितनी बारी 1 से लेके 100 तक 3 अपीयर हो रहा है। 1 से लेके 100 तक 3 कितनी बारी अपीयर हो रहा है, इस तरह से कि जो नंबर है 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, वो नंबर लेने हैं जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब देखिए 1 से लेके 100 तक 3, एक तो आएगा 10th प्लेस पे, 3 एट 10th प्लेस और 3 एट 1st प्लेस। तो जब 10th प्लेस पे लिया 30 31 32 33 34 36 37 38 39, तो 3 आ गया मेरे पास यहां पर। अब 3 एट यूनिट्स प्लेस, तो जब मैं 3 को एट यूनिट्स प्लेस चेक करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93, तो ये आ गया 3 एट द यूनिट्स प्लेस। अब मुझे क्या बोला गया, वो नंबर्स चूज करो जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल ये है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें आ गए, ऐसे ही 6 इसमें आ जाएंगे, 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो 3 का डिविजिबल नहीं है। तो कितने नंबर आ गए, 12। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है EPFO 2013 में। वो कह रहा है कि बताइए इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट क्या होगा वो बताना है। अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपने इसमें डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने इसमें डिफरेंस चेक करना है, ठीक है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, +5, अब 2 में +5 किया 7 आ गया, 7 में 10 ऐड किया 17 आ गया, फिर 15 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 25 ऐड किया, तो अब कितना ऐड होगा, 30। हाँ जी, क्या हो रहा है, 5 का मल्टीपल ऐड हो रहा है। तो 77 में जब मैं 30 ऐड कर दूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा, 107। 77 में जब मैं 30 ऐड कर दूंगी क्या आ जाएगा, 107। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज का और वो कह रहा है कि बताइए अगला क्या आना है जी। हाँ जी, अब इसमें मैंने देखा PRT, अब इसमें देखिए 16 18 20 क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है, 2 4 6 पोजीशन वैल्यूज डाली तो 2 + 2 4 4 + 2 6। हाँ जी 8 10 12 क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है, 14 16 18 क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है, तो 2 2 का एडिशन हो रहा है जी। तो मेरा आंसर भी वही आएगा जिसमें 2 2 का एडिशन है। तो अब देख भी लेते हैं आना क्या है। अब ये देखिए अगर मैं फर्स्ट लेटर चेक करूं तो 2 से 8 क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 8 से 14 6 ऐड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, 6 6 ऐड हो रहा है। तो 16 + 6 ऐड किया 22, 16 + 6 ऐड किया 22, मतलब 20 से स्टार्ट होगा। और 22 में +6 करेंगे 28 और 20 28 लेटर, ठीक है, 26 लेटर होते हैं Z तक। 27 को A बोला जाता है, ठीक है, 27 को क्या बोला जाता है, A, और 28 को क्या बोला जाता है, B। 27 को A और 28 को B, ठीक है जी। तो ये आ गया 22। अब V वाली मेरे पास ऑप्शन है, एक तो B और एक है C। अब चेक कर लेते हैं, 2 2 का डिफरेंस चाहिए, तो V 22, ये 25 और ये 27, तो ये तो नहीं आ रहा, इसमें तो +3 हो रहा है, तो ये चेक करते हैं, 22 24 26 आ रहा है जी।
तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, संडे का कोड दिया हुआ है, ये संडे का ये कोड दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले अल्फाबेट्स बिल्कुल सेम है। जो संडे के स्पेलिंग में आ रहा है वही नीचे आ रहा है, USDNYA। ठीक है, जो संडे में आ रहा है वही नीचे आ रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जो कोड पूछा है उसका निकाल देना है। तो क्रिएशन, ठीक है जी, क्रिएशन एक वर्ड दिया हुआ है तो इसको इंटरचेंज किया, RCAEITNO। तो क्या आंसर आ गया? RCAE। तो कौन सी ऑप्शन आ गई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो पेपर बहुत ही रीजनिंग का इजी आने वाला है, आप कर सकते हैं आराम से अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। रेगुलर क्लासेस लगाइए रीजनिंग की जब हमारे पास होती हैं। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, तो अभी आपको बताना है कौन सा अलग है। मेरे पास क्या है, 14, 55, 49, 63। अब इसमें कौन सा अलग है वो बताना है। अब देखिए ये 7 इंटू 2, ये 7 7 जा, ये 7 9 जा, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो बाकी सब 7 का मल्टीपल है पर 55 7 का मल्टीपल नहीं है। सो दिस वन इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2013 का, और कौन सा क्वेश्चन है? सिटिंग अरेंजमेंट का। तो चलिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है, ए से लेके एफ तक 6 चेयर्स है रेगुलरली प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल। तो 6 चेयर्स है, इनको हमने राउंड टेबल पे रखा, तो 6 चेयर्स। तो जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको सर्कल बनाकर ये 6 बंदे पॉइंट करने हैं। ठीक है, सर्कल बनाना है और 6 बंदों को पॉइंट करना है। क्या बोला गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट ए इज बिटवीन डी एंड एफ। जब आपके पास बिटवीन आ गया इट मींस आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। ए किसके बीच में है? डी और एफ के। तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ ए एफ और डी के बीच में है? बिल्कुल सही। मुझे क्या बोला गया है, ए बीच में है, पर ये नहीं बताया कौन सा किधर है। तो ए इज बिटवीन एफ एंड डी, ये भी तो हो सकता है। ए इज बिटवीन डी एंड एफ, या ए इज बिटवीन एफ एंड डी, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सी इज ऑपोजिट डी, सी किसके ऑपोजिट है? डी के। तो डी के ऑपोजिट आ गया सी, ये डी के ऑपोजिट आ गया सी, तो सी डी के ऑपोजिट है, ये आ गया। D and E are not on neighboring chairs। D और E साथ साथ नहीं है, तो D के साथ E ने नहीं आना, तो ये आ गया E। इधर E ने नहीं आना, तो ये आ गया E। अब रह कौन गया? B। तो B को यहां बिठा दिया। अब देखिए मेरे पास पहला सर्कल भी ठीक है और दूसरा सर्कल भी ठीक है, दोनों सर्कल्स करेक्ट हैं, पर आंसर चेक करते हैं। ठीक है, क्या आएगा? अब क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, मतलब दोनों में सही है। पहला क्या है, ए इज ऑपोजिट बी। क्या ए ऑपोजिट आ रहा है बी के? नहीं आ रहा। यहां चेक कीजिए, नहीं आ रहा। अगला देखिए क्या कह रहा है, डी इज ऑपोजिट ई। डी ई के ऑपोजिट है, तो डी के ऑपोजिट है, नहीं है। सी एंड बी आर नेबर्स, तो क्या सी और बी नेबर्स हैं? बिल्कुल नहीं है। बी एंड ई आर नेबर्स, तो बी एंड ई आर नेबर्स, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो विच वन इज करेक्ट? डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, सर्कुलर जितने भी बनते हैं सारे बनाने हैं और कौन सा दोनों में सही है वो आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का। अब ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप फैमिली ट्री बना लीजिए या एज्यूम कर लीजिए। तो 2 तरीके से हो जाएगा, फैमिली ट्री या एज्यूम करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, तो मैंने इस मैन को इंट्रोड्यूस किया। वुमेन सेड, अब वुमेन कौन है? स्पीकर। तो वुमेन कौन है? स्पीकर। वुमेन ने कहा हिज वाइफ, हिज वाइफ, इसकी बात हो रही है, इसको पॉइंट किया। हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है वो कौन है? ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। इसकी जो वाइफ है ये कौन है? मेरे पापा की ओनली डॉटर। मेरे पापा की ओनली डॉटर, इसकी जो वाइफ है ये कौन है? मेरे पापा की ओनली डॉटर, मेरे पापा की। तो स्पीकर के पापा की ओनली डॉटर। हाँ जी, स्पीकर के पापा की ओनली डॉटर। अगर स्पीकर वुमेन हुई तो ये स्पीकर नहीं होगी, यही स्पीकर होगी। अगर स्पीकर मैन हुआ तो चल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं स्पीकर क्या है। स्पीकर क्या है? वुमेन।
उसने क्या कहा, मेरे पापा की ओनली डॉटर, मेरे पापा की इकलौती लड़की है ये। तो मेरे पापा की इकलौती लड़की है तो मतलब ये खुद होगी स्पीकर, क्योंकि वो एक ही बेटी है उसके पापा की, एक ही बेटी है। बेटे और हो सकते हैं पर बेटी नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैन वुमेन का क्या लगा। हाँ जी, अब मैन क्या था, ये वाला, ठीक है, ये मैन था, स्टार्ट हुआ था यहां से। तो मैन वुमेन का क्या लगा, मैन वुमेन का क्या लगा, हस्बैंड। तो मैन वुमेन का क्या लगा, हस्बैंड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसी के साथ ईपीएफओ 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी जिससे आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग है। ए स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड टेक्स मेक टर्निंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट इन द सीक्वेंस गिवन बिलो। ए यहां से चला साउथ से और उसने राइट टर्न लिए गिवन डायरेक्शन में। विच सीक्वेंस विल फाइनली लीड ए टू अ डायरेक्शन अदर देन साउथ। कौन सा सीक्वेंस उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है, अदर देन साउथ, साउथ से अलग डायरेक्शन। वेस्ट जा सकता है, ईस्ट जा सकता है, नॉर्थ जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कहीं भी जा सकता है पर साउथ में ना आए। तो वो कौन सी ऑप्शन होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, ठीक है, क्या ट्रिक होता है, जो ऑप्शन सेम राइट है और सेम ही लेफ्ट है, मतलब 3 राइट 3 लेफ्ट, या 2 राइट 2 लेफ्ट, या 1 राइट 1 लेफ्ट, तो वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप राइट लेफ्ट लेके वहीं साउथ में ही पहुंच जाओगे। ठीक है, जिसमें आपके पास राइट और लेफ्ट इक्वल ना हो, ठीक है, जैसे कि 4 राइट 2 लेफ्ट, तो ये आ सकता है आंसर। 4 लेफ्ट 2 राइट, ये आ सकता है, ठीक है, जिसमें इक्वल ना हो, ठीक है, 4 राइट 3 लेफ्ट, ये हो सकता है, पर जिसमें राइट भी सेम है और लेफ्ट भी सेम है, वो आपका आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब इसमें हमने चेक किया, 1 राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, 3 राइट हो गए और लेफ्ट भी 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए 3 लेफ्ट और ये 3 राइट, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला चेक किया, 2 लेफ्ट 2 लेफ्ट, 4 लेफ्ट और राइट कितने हैं 2, ये हो सकता है। अगला चेक किया, 3 राइट 3 लेफ्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। तो चलिए इसको मार्क करके देखते हैं कि क्या ये अदर देन साउथ आ रहा है। अब देखिए वो साउथ में था, अब उसने क्या लेना है, लेफ्ट टर्न, ऐसे जा रहा है जी साउथ में, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट का होगा इधर, तो लेफ्ट हो गया इधर, तो ये लिया लेफ्ट। फिर उसने क्या लिया, फिर से लेफ्ट लिया, अब ऐसे जा रहा था तो लेफ्ट कहाँ आएगा, ऊपर। फिर क्या लिया, राइट, तो राइट आ गया इधर। फिर क्या लिया, लेफ्ट, तो लेफ्ट आ गया ऊपर। फिर क्या लिया, लेफ्ट, तो लेफ्ट आ गया इधर। अब क्या लिया, राइट, तो राइट कहाँ आ गया, ऊपर। तो कौन सा डायरेक्शन आ गया जी, नॉर्थ, दैट इज अदर देन साउथ, साउथ से अलग है। पर अगर आप ये 3 ऑप्शंस बना के देखेंगे तो आपका आंसर साउथ ही आएगा जी, सेम आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इसको ट्रिक को फॉलो करना और क्वेश्चन का आंसर देना है जी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब मैं एक एक ऑप्शन आपको चेक करके नहीं बता रही, आपने खुद चेक कर लेने हैं और सब में ही साउथ आ रहा है जी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग का। अब रैंकिंग के इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। एक क्यू है, क्यू मतलब लाइन है जिसमें कुछ बॉयज खड़े हैं। इफ द 10th बॉय फ्रॉम बिहाइंड इज, इफ द 10th बॉय, अगर आपका 10th बॉय है कोई बच्चा, वो क्या है 5 बिहाइंड द 12th बॉय फ्रॉम द फ्रंट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्यू। उसने बोला जो 10th बॉय है वो किसके बराबर है, ये जो 10th बॉय है ये किसके बराबर है, 5 बिहाइंड 12th बॉय फ्रॉम फ्रंट। 5 बिहाइंड मतलब 12th बॉय फ्रॉम फ्रंट, ये 10th बॉय है एंड से, ये इसका रैंक दिया हुआ है 10th फ्रॉम एंड, तो इसका फ्रंट से रैंक कितना है 12th बॉय। अब जैसे कि मेरे पास ये है 12th बॉय, ठीक है, 12th बॉय है, इसके 5 पीछे मतलब 17th बॉय, तो ये आ जाएगा 17th फ्रॉम फ्रंट, तो 17th फ्रॉम स्टार्टिंग, तो 17, यही लड़का 17 है स्टार्टिंग से। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने बॉयज हैं क्यू में। तो जब मेरे पास एक बच्चे का रैंक आगे से भी आ जाए पीछे से भी आ जाए, एक बच्चे का रैंक आगे और पीछे से आ जाए, तो हम टोटल बच्चे कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड -1। -1 क्यों किया, क्योंकि ये भी एक ही बच्चा है, ये भी सेम बच्चा है, ये दोनों सेम ही बच्चे हैं, तो एक बार क्या कर देंगे माइनस। तो टोटल बच्चे कितने हैं क्यू में 26, तो टोटल बच्चे कितने हैं क्यू में 26। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, कुछ बॉयज क्यू में खड़े हैं
जो 10th बॉय है, ठीक है, जो 10th बॉय है बिहाइंड से वो क्या है, 5 बिहाइंड द 12th फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, जो 10th बॉय है बिहाइंड मतलब पीछे से जो 10th बॉय है उसका फ्रंट से रैंक कितना है, 12th बॉय के बाद 5, 12th बॉय के बाद 5 मतलब 17वां, तो 17वां उसका रैंक आ गया स्टार्टिंग से और 10th आ गया पीछे से, तो दोनों को ऐड कर देंगे और एक क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ईपीएफओ 2013 के पेपर में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। अब देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हर बार पेपर में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन देखा है, अब फिर आ गया। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है, क्लास भी ली है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अ साइक्लिस्ट गोज 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक साइक्लिस्ट 40 किलोमीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये साइक्लिस्ट को ले लिया 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। टर्निंग टू राइट ही गोज 40 मीटर, अब राइट टर्न, हाँ जी राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बहुत ध्यान से लेने हैं। अब वो ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है तो उसका राइट टर्न कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न कहाँ आएगा, नीचे, तो राइट टर्न ले लिया 40 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर गया। अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा तो राइट इधर लेफ्ट इधर, राइट इधर लेफ्ट इधर, तो इधर से लेफ्ट लिया, कितने किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर, तो लेफ्ट टर्न लिया 20 किलोमीटर। हाँ जी अब उसने क्या लिया, अब उसने लिया लेफ्ट टर्न एंड 40 किलोमीटर। अब ऐसे जा रहा है, हाँ जी इस तरह से, तो राइट कहाँ होगा, नीचे, और लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर, तो लेफ्ट लिया उसने, ऊपर आ गया, कितने किलोमीटर, 40, तो ये आ गया 40 किलोमीटर। अब क्या लिया उसने, राइट अगेन लिया और 10 किलोमीटर गया। अब सीधा जा रहा है तो राइट इधर लिया 10, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितनी दूरी पे है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी दूरी पे है ये निकालना है। हाँ जी यहां से यहां तक देखना है क्या आएगा, हाँ जी 40 + 20 + 10, 40 + 20 60, 60 + 10 70 किलोमीटर, तो कितनी दूरी पे है, 70 किलोमीटर। हाँ जी इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ईपीएफओ एंड एपीएफसी। बच्चों के माइंड में होता है कि रीजनिंग आती भी है पेपर में, हाँ जी 5 से 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और डुएबल होते हैं। आपको पता ही चल गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, तो ये सब चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, और पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है जी, क्योंकि आपने देखा ही है कि पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से नंबर सीरीज का आ गया। क्या कह रहा है, सॉरी नंबर सीरीज नहीं, फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा अलग है इस ग्रुप में वो बताना है। अब देखिए मेरे पास ऑप्शंस में ये हैं, तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑड वन आउट है ये बताएंगे। अब देखिए 27 कॉम्पोजिट नंबर है, 35 भी कॉम्पोजिट है, 47 इज द प्राइम नंबर, 52 भी कॉम्पोजिट है, 63 भी कॉम्पोजिट है। अब प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में जाते हैं या 1 के टेबल में जाते हैं, अपने टेबल में या 1 के टेबल में। और जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो किसी के भी टेबल में चले जाते हैं, ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं वो और 1, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, these are prime numbers. So you have to learn prime numbers up to 100. तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनोलॉजी का, ठीक है, एनोलॉजी कह लो, कोडिंग डिकोडिंग कह लो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है जी। अब मुझे बोला गया है इसका ये कोड है, इसका ये निकालो, तो मतलब ए का बी के साथ रिलेशन देखना है और सी का डी के साथ सेम बनाना है। तो आपने इन दोनों में रिलेशन देखना है कि ये कैसे बना, तो वैसे ही सी का डी बना देना है, ठीक है जी। तो मेरे पास वर्ड क्या है, एब्डक्ट। अब इसको मैंने देखा क्या बना रहा है, CDABUT, ठीक है, ये बना रहा है। तो अगर मैं देखूं वो क्या कर रहा है, CDA, मतलब अगर मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कर रहा है 5 3 1, मतलब ऑड वाला 5 3 1 ऑड वाला। फिर BUT 2 4 6 ये ले रहा है, ऑड को ले रहा है रिवर्स में 5 3 1, और इवन को क्या ले रहा है, इंक्रीज में 2 4 6। अब मेरे पास वर्ड क्या है, अबॉर्ड। अब इनको मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5, तो पहले क्या लेगा 5 3 1
5 3 1, फिर क्या लेगा 2 4, तो 5 में क्या है E, 3 में क्या है O, 1 में क्या है A, 2 में क्या है B, 4 में क्या है D, तो EOABD, EOABD, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ऑड वन आउट आ गया कि बताइए अलग क्या है। मेरे पास दिया हुआ है चैरियट, बस, वैगन, कार, स्ले। अब मुझे पूछ रहा है कि इसमें अलग क्या है। अब देखिए अलग में मेरे पास ऑप्शंस में ये दी हुई हैं, तो मेरा आंसर इनमें से एक होगा। अब ये जो है ये कोई चलाता है, सॉरी, चैरियट, वेग, स्ले, ये सब आपके क्या चलते हैं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं, घोड़ा गाड़ी। पर जो कार है वो व्हील्स के साथ चलता है, व्हील्स के साथ, ये घोड़ा गाड़ी टाइप है, ये व्हील्स के साथ चलता है। सो विच वन इज ऑड वन आउट इज कार। तो ये आपके क्या होंगे, घोड़ा गाड़ी टाइप, और जो कार है वो व्हील्स के साथ चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, तो ध्यान से देखिएगा। फिर हमारे पास एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं जिसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कम एट वंस फादर वेरी इल। इसका कोड क्या है, XLNV ZG LMXY UV GSYI EVIB ROO। ठीक है, अब इसमें मेरे पास कम का कोड है ये। अब देखो इसमें मेरे पास क्या यूज किया हुआ है, ऑपोजिट लेटर्स। दो लेटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट तब होते हैं जब उन दोनों का सम कितना आता है, 27। उन दोनों की पोजीशन वैल्यूज का सम कितना आता है, 27। अगर आपने मेरी कोडिंग डिकोडिंग वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको पोजीशन वैल्यूज को याद करने का तरीका भी बताया है और ऑपोजिट लेटर्स को भी याद करने का तरीका बताया है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स हैं। सी का ऑपोजिट क्या होता है, क्रैक्स। सी का एक्स, सी होता है 3, एक्स होता है 24, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ऐसे ही ओ का एल, ओ का एल, ओ 15, एल कितना होता है 12, तो 15 + 12 क्या होता है, 27 होता है। इन दोनों की पोजीशन वैल्यू का सम कितना आता है, 27। इनको याद करने का तरीका भी बताया है, दोबारा से बता देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, रिवर्स में पहले मैंने A to हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो पहले मैं A to M लिखूंगी, फिर N to Z उसके नीचे लिखूंगी। ये लिखे मैंने पहले A to M, फिर उसके नीचे लिखे N O P Q R S T U V W X Y G। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, A to Z कैसे याद करना है, A to Z, A से लेके Z तक, बाय, B का Y, क्रैक्स, C का X, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी सक्सेस ट्री आपका पेपर क्लियर करवा देगा। इवन, E का V या ईव से याद कर लो। उफ, रीजनिंग वाली मैडम कितना काम देती है। GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवेज, जैक का क्वीन, PK मूवी, OLX मैन। ठीक है जी, तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट लेटर्स। ऐसे ही एट का ZG बन रहा है, तो मुझे यहां पर देखना है क्या आएगा। अब देखिए मैं अगर ध्यान से देखूं, URG 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 सबका सेम है, 3 लेटर्स है, तो ये ऑप्शन तो कट गई। अगला चेक करते हैं, अगले से ही क्लियर हो जाएगा क्या आएगा, क्योंकि ZM या ZN। ठीक है, तो N का ऑपोजिट 14 का ऑपोजिट क्या होता है, 13, M, यानी कि आंसर A या C में से होगा। D को कट कर दे तो A या C में से होगा। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या फर्क है, E का ऑपोजिट क्या होगा, V, इवन। तो क्या आंसर आ गया, C ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में तो कितना ही स्मार्ट वर्क हो सकता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना ही स्मार्ट वर्क कर सकते थे। ठीक है, आपने ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन में ऑपोजिट लेटर्स बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉज गोइंग टूवर्ड साउथ। एक बंदा साउथ गया, तो ये ले गए साउथ। देन टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट इधर आ गया। देन लेफ्ट अगेन, तो अब ये ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट फिर से ऊपर आ गया। देन राइट, फिर राइट टर्न लिया, तो ये राइट आ गया। आफ्टर दैट ही टर्न्ड अबाउट। अब इसका मतलब क्या है, अब वो ऐसे जा रहा है, आफ्टर दैट ही टर्न्ड अबाउट, मतलब उसने उल्टा ले लिया, रिवर्स ले लिया, तो ऐसे जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन इज ही नाउ, कौन सी डायरेक्शन में है वो। विच डायरेक्शन इज ही नाउ मतलब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो दिस वन इज वेस्ट डायरेक्शन। तो ये देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, टर्न अबाउट मींस उसने रिवर्स ले लिया। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं आगे क्या आएगा। ठीक है जी, आगे क्या आएगा वो बताना है। 2, 5, 9, 19, 37 डैश। तो अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 2 से 5, 2 से 5 मतलब 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है। इसमें अगर मैं देखूं तो 37 में से 19 गया, 17 में से 9 गए 8, 18। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 3, 4, 10, 18, तो कुछ और दिमाग लगाएं क्या हो रहा है ये। अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखें, ये लॉजिक तो नहीं बन रहा, तो ये लॉजिक तो हो गया फेल, इसको कर देते हैं रब। अब इसमें ये 5 कैसे बना, ये 5 कैसे बना। 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि पिछले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर उसमें प्लस 1 किया। अब ये 9 कैसे बना, 5 इंटू 2, पिछला डिजिट 5 इंटू 2 10 माइनस 1। अब ये 19 कैसे बना, लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 2 जा 18 प्लस 1 19। फिर अगला 19 2 जा 38 माइनस 1 37। एक बारी प्लस 1 हो रहा है, फिर माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर माइनस 1। अब अगले में क्या होगा, 37 इंटू 2 प्लस 1। अब 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 74, 74 प्लस 1 मीन 75। ठीक है जी, 75। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब का। हाँ जी, क्यूब में क्या कह रहा है, अ क्यूब हैज 6 साइड्स ईच ऑफ डिफरेंट कलर। ये ईपीएफओ 2015 का क्वेश्चन है और क्यूब आपके हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये बन गया क्यूब, 3 साइडेड फिगर बना है। हाँ जी, क्यूब हैज 6 साइड्स ऑफ डिफरेंट कलर, रेड इज ऑपोजिट ब्लैक। रेड किसके ऑपोजिट है, ब्लैक के। और देखो ये भी लिखा है रेड साइड इज फेस डाउन, तो रेड आ गया इधर, और रेड के ऑपोजिट क्या है, ब्लैक है। तो रेड के ऑपोजिट ब्लैक मींस ब्लैक आएगा इधर। ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, क्वेश्चन सिमिलर ही है, 2015 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया। उसमें 2 क्वेश्चन थे, इसमें 1 क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, ग्रीन इन दोनों के बीच में है। ब्लू साइड इज एडजेसेंट वाइट, ब्लू के साथ में क्या है, व्हाइट, ब्लू के साथ में क्या है, व्हाइट। एंड ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू। जो ब्राउन है वो ब्लू के साथ है, ब्राउन जो है वो ब्लू के साथ है। अब मुझे ब्लू को बीच में रखना पड़ेगा, ब्लू को यहां रखना पड़ेगा, ये आएगा व्हाइट और ये आएगा ब्राउन। ठीक है जी, मैंने ब्लू को इधर क्यों रखा, क्योंकि ब्लू के आसपास ब्राउन और व्हाइट ने आना है, यानी कि ब्लू बीच में आएगा तभी ब्राउन और व्हाइट उसके साइड पे आएंगे। तो मैंने ब्लू को रखा बीच में, ब्राउन और व्हाइट उसके साइड पे आ गए। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द साइड ऑपोजिट ब्राउन इज, ब्राउन के ऑपोजिट साइड क्या है, ब्राउन के ऑपोजिट साइड क्या है, व्हाइट। ब्राउन के ऑपोजिट साइड क्या है, व्हाइट। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चला होगा कौन से टॉपिक्स बहुत आए हुए हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक्स बहुत आए हुए हैं और आपको किस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास पेड बैच भी चल रहा है, अगर आप इनरोल्ड होना चाहते हैं तो इनरोल्ड हो सकते हैं। बाकी हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पेपर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर का आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा। ठीक है, डर नहीं होगा कि हाँ मुझे इतने टाइम पे ये पेपर को कंप्लीट करना है, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस सीरीज हमारी सिर्फ 699 की है, जिसमें 30 टोटल टेस्ट हैं, 20 में ओवरऑल टेस्ट हैं मिक्स वाले, और 10 क्या है, सेक्शनल टेस्ट। ऐसे ही हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।